अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो आज की सुबह का आगाज करते हैं एक अच्छी बात से। और अच्छी बातें जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा देर तक ही चलती हैं। और आज की अच्छी बात यह है कि जब भी आप अपनी सराउंडिंग में किसी के साथ दोस्ती करें, किसी के साथ बैठें, किसी के साथ गैदरिंग करें, तो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो लोग वाकई आपको फ़ायदा देने वाले लोग हों, जो वाकई इतने अच्छे लोग हों कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उससे बाकी लोग भी मुत्तफ़िक होते हैं और ये कहते हो कि भाई फ़लाँ शख्स जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, फ़लाँ शख्स जो है वो अपने पेरेंट्स का बड़ा फर्माबरदार है, फ़लाँ शख्स जो है वो रूल्स बड़े फॉलो करता है, फ़लाँ शख्स जो है वो बुरे काम करने से रोकता है। इससे आपका जो परसेप्शन है, आपका जो दूसरों के में जो गॉसिप का परसेप्शन है, वो बड़ा बेहतर होता है। तो सोहबत अपनी अच्छी रखें, दोस्ती अपनी अच्छी रखें, क्योंकि फिर जो आपके दोस्तों का परसेप्शन होता है ना, इन दी एंड आपका परसेप्शन भी वही बन जाता है। क्योंकि आप जैसे लोगों में बैठते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप घूमते फिरते हैं, बेशक आप कुछ ना कर रहे हो, लेकिन आप भी उन्हीं जैसे काउंट होते हैं। तो अपना जो सराउंडिंग्स है, अपनी जो गैदरिंग है, उसको बेहतर रखें। अच्छा जी, एक और चीज़ भी बेहतर रखें और वो है फ़ोन की चार्जिंग। लेकिन फ़ोन की चार्जिंग बेहतर हो नहीं पाती, क्योंकि यूजुअली हम लोगों को प्लग्स के बड़े इश्यूज़ होते हैं। और वो क्या इश्यूज़ होते हैं कि कभी जो है वो आपका जो चार्जर है वो ठीक नहीं होता, कभी जो है उसका प्लग जो है वो लूज़ होता है। तो इसके लिए एक टेक्निक है, ज़रा ये टेक्निक दे, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है एंड आई रियली लाइक इट। अच्छा जी, अब क्या होता है कि जब हम लोग बहुत सारे लोग किचन में काम कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैस हो रही होती हैं, तो उस वक्त कुछ चीज़ें टेबल पर गिर जाती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लोर पर गिर जाती हैं और बहुत सारा जो है वो मैस यूजुअली क्रिएट हो रहा होता है। तो उससे बचने के लिए अगर केचप गिर जाए तो आप क्या कर सकते हैं और किस टेक्निक से केचप को रिमूव कर सकते हैं, साफ? अच्छा जनाब, तो आपने देखा कि कितने तरीके से जो है इन्होंने केचप को रिमूव किया है और किस तरीके से केचप इन्होंने साफ़ की है। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ये सीज़न है भाई ड्राई फ्रूट्स का, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शाम को आप जो है वो चाय के साथ या दीगर चीज़ों के साथ जो है वो मज़े से खा रहे होते हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट पॉपकॉर्न या फिर फ्राइज़ हो गए, यानी पोटैटो फ्राइज़ हो गए। तो ये रेनबो पॉपकॉर्न आप कैसे बना सकते हैं, ये ज़रा देखिए आप। अच्छा जी, ये रेनबो पॉपकॉर्न है, इसमें उन्होंने बहुत सारी बंटीज़ डाल दी हैं, फिर मक्खन डाल दिया है, इसको फॉइल के अंदर इन्होंने पैक कर दिया है। और पैक करने के बाद अब डेफिनेटली ये इसको बंद करके और इसमें एक यहाँ पर सुराख करेंगे ताकि उसकी जो स्टीम है वो भी निकलते रहे। और उसके बाद फिर जब ये पूरा प्रॉपर पक जाएगा तो ये रेनबो पॉपकॉर्न बनके तैयार हो जाएंगे। और इसमें जो है बंटीज़ हैं, इसके अलावा इसमें मक्खन है। तो ये फॉइल है इसके साथ, और इस फॉइलिंग के साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है। और इसके पकने के बाद जो है वो आप देखिएगा कि ये किस तरीके से रेनबो पॉपकॉर्न पक के तैयार हो जाएंगे। वैसे मैं आज शाम को ये आइडिया जो है वो ज़रूर घर पे अप्लाई करूँगी और ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा आइडिया लग रहा है। सो ये हो गए जनाब रेनबो पॉपकॉर्न जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, और ये कट किया इन्होंने और ये बन गए हैं रेनबो पॉपकॉर्न। अच्छा जनाब, तो अभी मेरे कान में बड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी अपनी ईयरिंग जो है वो रिमूव करके देखूँ कि कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये तो है ईयरिंग का मसला, लेकिन कान में वैक्स होने की वजह से भी दर्द होता है। लेकिन अब एक नई टेक्निक है जिससे आपके जो कानों का मैल है वो साफ। तो कैसी लगी आपको ये टेक्निक? जी हाँ, ये आपका जो कानों का वैक्स है वो भी साफ़ कर देती है और धुलाई और सफाई दोनों साथ ही हो जाती है। अच्छा, आप कुछ बात करते हैं कि भाई शादी सीज़न है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ हो रही हैं, सब शादियाँ कर रहे हैं। तो मावरा जो है उनकी भी शादी हुई और उनकी जो बहन है उर्वा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स शेयर की हैं। तो ये पिक्चर्स देखिए आप। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त सी ये पिक्चर्स हैं। और ये पिक्चर्स जो हैं ये आप देख सकते हैं कि इसमें उर्वा भी हैं, मावरा भी हैं। आई गेस ये निकाह की पिक्चर्स हैं और इसमें जो है वो ये पूरी फैमिली इनकी है जहाँ यहाँ पर मौजूद। इसमें अच्छा, मावरा ने बड़ा लाइट कलर चूज़ किया है इस दफ़ा अपनी वेडिंग के ऊपर। ये टर्किस, लाइट टर्किस कलर है जो कि मावरा ने इस वक्त वेयर किया हुआ है। और फिर फरहान भी उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा, और फिर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कलर लग रहा है इनका, रेड कलर जो ड्रेस का है। और ये निकाह की पिक्चर्स हैं जो कि उर्वा ने शेयर की हैं, अपनी बहन की शादी की ये पिक्चर्स हैं जो कि उनकी जानिब से शेयर की गई हैं और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लग रहा है। अच्छा, फरहान जो है उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जो है वो कलर वेयर किया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त जो पिक्चर्स आई हुई हैं। अच्छा, ये पहली पिक्चर्स ऐसी हैं जो मुझे बड़ी नेचुरल सी लगी हैं, बड़ी ही
नेचुरल पिक्चर्स हैं ये, और दैट्स रियली नाइस पिक्चर्स। और ये सारे जो है इनके ये ग्रुप शूट्स हैं और फोटो शूट्स हैं। अच्छा जी, अब कुछ लेके चलते हैं आपको रेड की थीम पे ही, लेकिन ये जो रेड की थीम है ना, ये हानिया पे बड़ी सूट करती है। तो ज़रा चल के देखते हैं कि हानिया कैसी लग रही है। अच्छा जनाब, तो ये ज़बरदस्त सा शूट आपने देखा, और इसके बाद एक ज़बरदस्त सा टोटका मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिसको हमने नाम दिया हुआ है अचानक टोटके का। तो अचानक टोटके में आज क्या है? अचानक टोटके में कुछ इस तरह से है कि भाई पेट की चर्बी जो है उसको कम करने का क्या तरीका है। तो पेट की चर्बी कम करने का तरीका ये है कि रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा भिगो कर रख दें, और फिर सुबह छान कर, यानी सुबह जब आप उठें तो फिर उसको छान कर निहार मुँह पी लें। चंद दिन में फ़र्क महसूस होगा, हाजमा भी आपका बेहतर होगा और चर्बी जो है वो घुलने लगेगी। तो ये टोटका जो है, ये ज़बरदस्त सा टोटका है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, और ज़रूर आपने अप्लाई करना है इसको। हो सकता है आपकी पेट की चर्बी जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो ये तो जनाब हो गए टोटके शोटके जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं टोटकों के बाद ना क्रश की। भाई बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोगों पे क्रश होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोगों को पसंद भी करते हैं। लेकिन इस पसंदीदगी में जो है क्रिकेटर्स पहले नंबर पर होते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे लोगों को क्रश होता है, और इट्स अबाउट दुआ ज़हरा। और दुआ ज़हरा ने जो है वो कन्फेस किया है, लेकिन बड़ा क्यूट सा कन्फेस है ये उनका। वो कहती हैं कि भाई मुझे ना बाबर आजम पर क्रश है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल कि हुआ क्या है। हुआ कुछ इस तरीके से है कि दुआ ज़हरा ने हाल ही में एक निजी टीवी के प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत की, जहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया कि आपको अपने लिए किस तरह के हमसफ़र की तलाश है। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो सच्चा और ईमानदार हो, हर तरह की सूरत हाल में मेरा साथ दे, मुझसे झूठ ना बोले और ना मुझसे बातें छुपाए। तो फिर क्रश का पूछा गया, तो दुआ ज़हरा ने कहा कि मेरा क्रश तो बाबर आजम है। तो जनाब बाबर आजम जो है वो बहुत सारे लोगों का क्रश हैं, और ये बात जो है ये तो हकीकत है कि बाबर आजम के बहुत सारे फैंस हैं जनाब। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि बात को क्रश से निकाल के ना लड़ाई पे आ जाते हैं। लेकिन ये इंसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है ये कुत्तों की लड़ाई है, यानी डॉग्स की लड़ाई है, और इसके ऊपर जुर्माना भी हुआ है। और किस तरह का जुर्माना हुआ है और क्या हुआ है इसकी डिटेल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि ये जनाब कुत्तों की लड़ाई कराने के जुर्म में अमरीकी शहरी को तारीख की लंबी तरीन सज़ा सुना दी गई। ये हैं वो भाई साहब जिनको लंबी तरीन जो है वो सज़ा सुनाई गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक विंसेंट लिमार्क नामी शहरी को कुत्तों की गैर कानूनी लड़ाई के लिए 100 से ज़्यादा कुत्ते पालने के जुर्म में 475 साल की सज़ा सुनाई गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 57 साला विंसेंट लिमार्क को कुत्तों की लड़ाई के बाद 93 संगीन जराइम और जानवरों पर जुल्म के 10 जुर्म साबित होने के बाद सज़ा सुनाई गई है। विंसेंट लिमार्क को हर कुत्ते की लड़ाई के इल्ज़ाम में 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, जबकि हर जानवर पर जुल्म के इल्ज़ाम में 1 साल की सज़ा में इजाफा हुआ है, और यूँ इस शख्स को गैर मामूली सज़ा हुई है। तो ये तो जनाब मैंने आपके साथ में शेयर किया सारी बातें और सारी अहम खबरें। तो अभी शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉप स्टोरीज भी आपके साथ में शेयर करेंगे, और आज के जो टॉपिक्स हैं वो भी बड़े मज़े के हैं कि भाई ए लेवल किया जाए या फिर सिंध बोर्ड से मैट्रिक ही कर लिया जाए। और फिर इसके अलावा हम जानेंगे कि जो छोटे पैदाइशी बॉर्न बेबीज़ हैं उनके क्या मसाइल हैं। उनका रोना तो जाहिर सी बात है समझ नहीं आता क्योंकि वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम तो बता सकते हैं। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ हम शेयर करते हैं आपके साथ में सिटी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले ज्वाइन किया हमें हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट ने अयाज भाई। अयाज भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है इसकी वजह सिटी अपडेट्स के बाद अयाज भाई से पूछेंगे भाई, क्योंकि आज अयाज भाई ने पहली दफा कहा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा जी, सिटी अपडेट्स में सबसे पहले हम शामिल करते हैं फ्लाइट। अब फ्लाइट में जो है, जब मुझे फ़्लाइट याद आती है ना, तो अभी रिसेंटली जो हमने लाहौर ट्रैवल किया था ना, वो वाले सफ़र में मुझे याद आ जाते हैं। लेकिन खैर बिना टाइम ज़ाया किए आपको बताते हैं कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 6 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो गई हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी परवाज़ें, ये मैं आपके साथ में जो है वो शेयर कर लेती हूँ। तो कराची से लाहौर सीरीन एयर ER 524 मनसूख हुई। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 145 मनसूख हुई।
कराची से इस्लामाबाद एयर सियाल की परवाज़ PF123 मनसूख हुई। कराची से दुबई एमिरेट्स की जो परवाज़ है EQ605 वो भी मनसूख हो गई और कराची से मस्कत फ़िलाई जना की परवाज़ 9P644 मनसूख हो गई। अच्छा, यहीं एयरपोर्ट से रिलेटेड ही एक अपडेट है, खबर है जो कि ज़रूर आपके साथ में शेयर करते हैं। कराची एयरपोर्ट से 48 घंटों में 60 मुसाफिर जो हैं उनको भी ऑफलोड किया गया है। कराची से जर्मनी सऊदीया के वर्क वीज़ों के 7 मुसाफिरों समेत गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान 60 अफराद को सफ़र से रोककर ऑफलोड कर दिया गया, जिनमें कब्रिस के तालीमी वीज़ा के 10 अफराद भी शामिल हैं। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक बहरीन, आज़रबाईजान, तुर्की, साउथ अफ्रीका, बहरीन, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, इमारात, कंबोडिया, सऊदीया, मारिश जाते हुए विजिट वीज़ा के 21 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। जर्मनी में वर्क वीज़ा के 1 और सऊदीया में वर्क वीज़ा और बिजनेस के 6 मुसाफिर भी ऑफलोड किए गए, जबकि 21 मुसाफिर उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाते हुए परवाज़ों से उतार दिए गए। तो ये मैंने आपके साथ में जो है वो फ़्लाइट अपडेट जो है वो शेयर की है। अब कुछ हम बढ़ते हैं आगे और सोने की तरफ। और सोना कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता हो गया, क्या चल रहा है, ज़रा जान लेते हैं हम। तो जनाब, सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अच्छा, आलमी मार्केट में सोना $53 महंगा होकर $2,868 फी ऑन्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना $5,300 रुपये महंगा होकर $2,99,600 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? 10 ग्राम सोना $4,158 रुपये महंगा होकर $2,56,859 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और 1 तोला चांदी 36 रुपये इजाफे के साथ $3,350 रुपये पर आ गई है। तो ये तो हमने आपके साथ में शेयर किया फ्लाइट, सोना, और अब दालें पकानी होंगी आपने, आज खाना शाना पकाना होगा, तो ज़रा स्टैटिक कमिश्नर कराची की जो रेट्स हैं वो भी सुन लें। भाई, माश की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस जो हैं वो हैं 405 यानी 405। फिर उसके बाद जो है उसके रिटेल प्राइस हैं 425। अच्छा, उसके बाद मूंग की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। फिर उसके जो रिटेल प्राइस हैं वो है 325। मसूर, दाल मसूर, इसके होलसेल प्राइस हैं 250, इसके रिटेल प्राइस हैं 262। अच्छा जी, दाल चना होलसेल प्राइस है 340 और फिर रिटेल प्राइस है 355। और ये सारे दालें देख देख के जो है रमज़ान की यादें आ रही हैं कि भाई छोले भी बनेंगे, दालें भी होंगी और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद है दाल चना, मैंने आपको बता दिया था। अब है जी काबली चना, ये है होलसेल प्राइस इसके 310 और यानी 310 और रिटेल प्राइस जो हैं इसके हैं वो 325। तो ये तो हो गई जनाब दालें और ये सारी चीज़ें। अब कुछ बात करते हैं वेदर की, और जो मौसम का हाल है वो बस कुछ ही देर में हमारी स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। तो आज दिन भर कैसा मौसम रहेगा ये भी आप हमारी स्क्रीन पे जान सकेंगे। फिर इसके अलावा जो करेंसी रेट्स हैं वो भी आपको थोड़ी सी देर में यहाँ पर शो हो जाएंगे और आप करेंसी रेट्स जो हैं उनका हाल भी जान सकेंगे। अब हम आ जाते हैं काम की बात पे, और काम की बात यह है कि सेल कहाँ कहाँ लगी है, और सेल जहाँ जहाँ लगी हो वहाँ आज आपने ज़रूर जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट फिर आ जाएगा सैटरडे, यानी कल होगा फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे, और फिर ये जो फ्राइडे सैटरडे संडे है ना, ये हो जाते हैं वीकेंड डेज। फ्राइडे को हो जाता है हाफ डे और रश बढ़ जाता है। तो भाई आज ही निकल जाएं और सेल से फ़ायदा उठाएं। और सेल है फर्स्ट स्टेप पे, इसके बाद है इंसिग्निया पे 50%, फिर इसके बाद है उनसे लंदन 70%, फिर उसके बाद है सर्विस पे 30% सेल। तो ये तो हो गई सेल और ये तो हो गए सारे मामलात। अब जो है वो रह गया है क्या? अच्छा, मैंने आप लोगों को खाने में चिकन नहीं बताया ना, तो चिकन के जो प्राइसेस हैं और जो अंडे हैं, इसके अलावा मटन है, फ़िश है, उसके प्राइसेस भी जो है उसकी जो रेट्स हैं वो भी हमारी स्क्रीन पे थोड़ी देर में आपको शो हो जाएंगे। लेकिन अभी हम शो को आगे बढ़ाते और अयाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अयाज भाई से जो है वो जानते हैं कि भाई जो इनसाइड स्टोरी है आज वो क्या है ट्रैफिक हादसा से रिलेटेड। अयाज भाई, कल भी और अब तक कल से लेकर आज तक 5 लोग ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से जो कामरान चौधरी साहब हैं, गवर्नर सिंध हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि जी अब ये जो डंपर वाले हैं, ये जो ट्रक वाले हैं, इनका जाएगा हर हाल में जो है वो इनसे जो है ना वो हिसाब लिया जाएगा, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सवाल ये है कि ये तो अब मामूल की बात हो गई है, लेकिन इशू ये है कि कोई इसके ऊपर अमल दरामद, कोई क्रैकडाउन, जिन घरों के प्यारे चले गए हैं वो कहाँ, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका क्या होगा? देखिए, इंसानी जान का नेमा बदल तो कुछ भी नहीं। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, जिनके साथ जिनके प्यारे चले गए। अब एक जो वाकया हुआ है आज सुबह का ही, जिसको हम देख रहे हैं कि वो
नाता खान की तरफ जो हुआ है, और वो 4 बच्चों का बाप, 6 बच्चों का बाप, वो चला गया, चौकीदार था, वो बाइक पे अपनी फैमिली को लेके जा रहा था। क्या अब वो मर गया, अब उसके पीछे रोने वाले रह गए। अब आप बयान दे दें, बयान देने से कुछ नहीं होना। सही। आप देखें, जब आप कहते हैं कि शहर में हैवी ट्रैफिक का टाइम 11 बजे है, तो ये डंपर क्यों घूम रहे हैं शहर के अंदर? ये FIR ट्रक वाले के खिलाफ नहीं, ये FIR उस पुलिस चौकी के SO के खिलाफ होनी चाहिए, उस इलाके के SP, मैं अब SHO का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं बात कर रहा हूँ SP DIG को, अब जो है IG साहब मुअत्तल करें, ताकि सस्पेंड करें। अब बहुत हो गया इस शहर को, हम अब नहीं सुन सकते कि रोजाना की बुनियाद पे 6 लोग ट्रैफिक हादसात में मर जाएं। और फिर वही लगा बंदा एक प्रेस रिलीज वाला बयान कि हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। कब तक सुनते रहेंगे? कौन सी सख्त कार्रवाई? आप सबसे पहले तो आप उनके जरा टेस्ट तो ले लेना, जो डंपर ड्राइवर्स हैं ना, उनका आप एक मेडिकल टेस्ट तो लें। बड़ी आप सही बात कौन से नशे की हालत में वो गाड़ियां चलाते हैं। समझ आता है हमें कि बाइक वाला भी अपनी जो है उसकी गलती भी होगी, लेकिन अगर एक गलती कर रहा है, दूसरा तो उसको संभाल सकता है। आप चले हैवी गाड़ी, उसका ब्रेक लगना, हम पहले भी ये भी आगाही देते रहते हैं कि आप बड़ी गाड़ियों के साथ मस्ती नहीं कर सकते। बाइकर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक सेफ डिस्टेंस को रखें। अब बड़ी गाड़ी के साथ ब्रेक लगाते लगते और उसके ब्रेक शूज फट भी जाते हैं। ब्रेक शूज जो होते हैं वो अगर ज्यादा इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं तो वो हैवी लोड की वजह से, क्योंकि उनका लोड ज्यादा है, रुकते रुकेगी वो फौरी गाड़ी थोड़ी है कि आपने ब्रेक दबाया, आगे के ब्रेक दबा दिए, गाड़ी जाम हो गई। बिल्कुल सही। वो रुकते रुकेगी, उस पर वजन है उसका, उसके अंदर जब आधा टायर भी गुजर जाए तो आपकी जिंदगी तो नहीं बचेगी ना। उसका साइज, उसका हजम देखें कितना बड़ा है वो डंपर का। अब बात सारी किसको दोष दें? पुलिस को दें, बाइक चलाने वाले को दें, या उस पुलिस वाले को दें जिसने उनको बगैर इजाजत के, बगैर उस टाइमिंग में वहां से जाने की इजाजत दी। शारे फैसल पे सुबह के टाइम पे वो डंपर दंदनाता हुआ, भागता हुआ, पत्नी कौन सी स्पीड पे आ रहा होगा, विदाउट कंट्रोल। अब किसके ऊपर आप बात करेंगे? गवर्नेंस आपका एक इशू ये है ना कि आप देखें कि जो डंपर वाले हैं उनको तो पता है ना कि इस सड़क पे बच्चे भी जा रहे होंगे, इस सड़क पे बुजुर्ग भी जा रहे होंगे, इस सड़क पे कोई खातून पैदल भी जा रही होंगी, इस सड़क पे कोई छोटी गाड़ी भी आ रही होगी, रिक्शा भी आ रहा होगा, कोई साइकिल वाला भी आ रहा होगा, रेडी वाला भी आ रहा होगा। लेकिन इन तमाम लोगों को नहीं पता कि यहाँ से इस टाइम पर इतना खौफनाक, इतना बड़ा डंपर गुजर रहा होगा। तो थोड़ा सा अपने ख्यालात जो है ना वो भी खोल के रखा करें ये ड्राइवर हजरात। अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो ये देख कर जाएं कि आप किस जगह पर जा रहे हैं, आप वहाँ जाने के लिए अलाउड हैं या नहीं है। ये हैवी ट्रैफिक के बारे में तो प्रॉपर टाइमिंग भी सेट करके दी हुई है, उसके बावजूद भी। आपने कभी ड्राइवर से बात करके कभी देखा है? नहीं, मेरा कभी इनसे बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मुझे तो बस अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए मुझे। वो अपने आप को पत्नी जैसे, वो अगर डंपर चला रहा है तो वो पत्नी अपने आप को क्या समझता है? वो जैसे मालिक है शहर का, वो बस ऐसे आपसे बदतमीजी से बात करेगा। भाई तू जिस कौम से ताल्लुक रखता है, तो भाई बहुत ज्यादा तुम लोग खर दिमाग हो गए। एक मखसूस कौम वाले चलाते ना, वो अपने आप को पत्नी के, हम ड्राइवर हैं तो पत्नी अपने आप को क्या समझते हैं? हम खर दिमाग हैं, लोग हमसे डरते हैं, हम बड़ी हैवी ट्रांसपोर्टर्स हैं, हम बदमाश हैं इस शहर में। ये एक माइंड सेट है इन लोगों का। तो ये लोगों को डराते हैं अपनी इस तरह की हरकतें करके, और खुद नशे में होते हैं। ये चर्च का खुलेआम नशा करते हैं, उसके बाद ये धड़ल्ले से कहते हैं कि हम इसके बगैर चला नहीं सकते। आप इनके अड्डों पे जाएं, इनसे बात करें, और उसको जो जल्दी होती है वो इस बात की होती है कि वो जिस पुलिस वाले ने उसको इजाजत दी है, वो कहता है जल्दी से जल्दी ये इतना पैच क्रॉस कर लो, कोई और ना तुम्हें देखे। तो वो भगा रहा होता है कि कोई और बड़ा अफसर ना देख ले, कोई और मुझे यहाँ से गुजरता हुआ कोई आला अफसर देख के मेरा गाड़ी ना बंद करा दे। तो वो भाग रहे होते हैं जब इनका टाइम नहीं होता। जब इनका टाइम नहीं होता, टाइम नहीं है, ऑफ टाइम के अंदर उसको जल्दी से वो शारा क्रॉस करके कहीं अंदर की गलियों में घुसना है, ताकि वो मेन रोड पे उसको पकड़ लिया ना जाए। तो ये उनके जो मेन रोड में दिन के औकात में भगाने की वजह होती है, वो ये होती है कि जल्द से जल्द वो शारा से निकल जाए ताकि किसी की नजर ना पड़े। और उस उजलत के अंदर ये फिर कुचलते हुए निकल जाते हैं। या फिर जब हमारे यहाँ दूसरे लोग जो बाइकर्स हजरात से हाथ जोड़ के इल्तिजा है, हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपनी जानों से ना खेलें, इन बड़ी गाड़ियों से दूर रहें, सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी चलाएं। बाइकर्स सेफ डिस्टेंस नहीं रखते, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। किसी को पता ही नहीं है कि गाड़ी का सेफ डिस्टेंस होता क्या है। आप 90% लोगों से पूछ लें बाहर निकल के माइक लेके कि सेफ डिस्टेंस क्या होता है गाड़ी चलाने का, अगर कोई बता दे मैं अपना नाम बदल दूं।
चले जी, ये तो बड़ी जो है ना अयाज भाई जो फैक्ट्स बताते हैं ना वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अभी मुझे ये आप लोगों को शायद ये बात वाकई नहीं पता होगी कि उनके डंपर को इस तरह से दौड़ाने की क्या वजह है, ये तो वाकई मुझे आज पता चला। अच्छा जी, एक हमारे रिपोर्टर हैं वसीम इफ्तिखार, उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों पर फलों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी हम आपके साथ में जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक और ख़बर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और ये ख़बर यह है कि आईजी सिंह जो है हमारे, उन्होंने क्या किया है कि जनाब उन्होंने अब कहा है कि वो पुरज़्म हो गए कि जी जराइम पेशा नासिर का जो है वो ख़ात्मा वो करेंगे और इस हवाले से वो क्रैकडाउन करेंगे। और फिर मीरपुर माथेलो घोटकी में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर जो मुग़वियों को हनी ट्रैप करके यरगमाल बनाया जाता था ना, वो अब नहीं है। भाई अपनी कामयाबी भी उन्होंने गिनवा दी और उन्होंने कहा भाई अब दिस इज मोर देन इनफ। वो कैसे बता सकते हैं हनी ट्रैप, तो वो बेचारा आदमी है जो औरत की बात है या किसी की और चीज के, उन्होंने कहा भाई खत्म कर दिया हमने वो वहां से मीरपुर माथेलो से। यहाँ देखे लालच दी जाती है हनी ट्रैप के अंदर, बहुत सारी चीजें, ये नहीं कि खवातीन की आवाज बना के या वो नहीं है उसके अंदर। आपको सबसे पहले तो ये होता था कि लोगों को बताते थे कि जो इस पहले ये ढूंढते हैं कारोबार। सही। अब कोई जैसे गाड़ियों का इंटरेस्ट लोगों के अंदर बहुत होता है, जो शोरूम वाले होते हैं जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं, तो उनको वो दिखाते हैं कोई नए मॉडल की गाड़ी है हमारे पास, उसकी तस्वीरें लगाते हैं और बोलते हैं जो मार्केट कीमत से कम से कम कोई 3-4 लाख रुपए कम मिल रही है, तो वो लालच बढ़ती है आपके अंदर कि यार मैं यहाँ से ये गाड़ी उठा लूंगा। नंबर प्लेट भी कराची की नजर आ रही है, कराची की नंबर प्लेट की गाड़ी की डिमांड है कराची की, क्योंकि गाड़ियों की जो डिमांड है सिंध के अंदर जो लोगों की कोशिश होती है कराची नंबर की गाड़ी रखें। कराची नंबर की गाड़ी है, 4 लाख रुपए कम मिल रहे हैं, मैं वहां जाके जाना कहाँ है, थोड़ा सा इंटीरियर तो जाना है, वहां गाड़ी मिल जाएगी। ये है जी हनी ट्रैप। अच्छा, अब इसके अंदर आप मुझे बताएं आईजी साहब कैसे कह सकते हैं कि वो हनी ट्रैप वालों को उन्होंने ये तो अपने पुलिस वालों को नहीं बचा सके आज तक, कच्चे के डाकू तो पुलिस वालों को उठा के ले जाते हैं। हाँ, सही। तो इस तरह के दावे जब करें कि जब पूरा ऑपरेशन क्लीन अप हो चुका हो और वहां पे कोई हनी ट्रैप और कच्चे के डाकू ना रहे। कच्चे के डाकू की इन्वॉल्वमेंट, अब वो इतने होशियार हो चुके हैं, वो तो शहर में आके लोगों को यहाँ पे कराची शहर में आके यहाँ पे धमकियां और लोगों को मार के चले जाते हैं। तो आईजी साहब थोड़ा हो सकता है, हम दुआ करते हैं कि ये सब हो जाए हमारा शहर इन डाकुओं से, और खासकर ये जहाँ से देने वाले जो हैं हनी ट्रैप का नाम तो ऐसा आ जाता है लोगों के जहन में, बात वही आती है कि कोई लड़की की आवाज में, कोई लड़की के झांसे में आने के बाद जो है वो लोगों से होता है। ये भी है, होता भी है, शहर में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, लोग परेशान है जहाँ, तो फिर वो इन झांसों में भी आते हैं। अच्छा, जब हमारे ये पुलिस के जितने भी महकमे और इनके जो भी अफसरान है ना, जब ये इस तरह की बात करते हैं तो बस हम आमीन कह सकते हैं कि भाई हाँ आमीन आमीन, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, क्योंकि कोशिशें तो आपकी हम सबको पता ही। चले जी, कच्चे के डाकुओं का जिक्र किया है अयाज भाई ने, तो कच्चे के डाकू पक्के कराची के शहर में आके क्या कुछ करते हैं ये जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमारा न्यूज़ सेशन जो है वो जारी है और हमें महराज भाई ने ज्वाइन कर लिया है। और महराज भाई जो हैं वो इतने दिनों बाद कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जरा महराज भाई से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, वेलकम टू द शो। कहाँ थे महराज भाई आप, जरा ये तो बताएं। भाई मैं तो एक तो अपने एनुअल फंक्शन में गया था, जी जी 24 न्यूज़ और सिटी, वो हमारा भी तो था ना एनुअल फंक्शन, हम सबका था। आपका अकेले का नहीं था वो एनुअल फंक्शन। अब ये अंदर की बात बताऊं या नहीं, आप इनसाइड स्टोरी बताते हैं, आप इनसाइड स्टोरी बताएं। बिल्कुल, भाभी का कोई जिक्र कर रहे थे वहाँ पे आप। हाँ, हुआ ये कि जब मैं जा रहा था तो मैंने जब बताया कि भाई मैं इस तरह जा रहा हूं, जी, भाभी ने बोला कि क्यों। ओके, तो मैंने कहा भाई ऑफिस वाले जा रहे हैं, उनके साथ जा रहा हूँ मैं। सही। बहरहाल फिर वो उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा भाई मेरा वहाँ प्रोग्राम में किस तरह से मैं मैनेज करूँगा, वो तो होटल में मिला। बहरहाल फिर वो आखिरकार ये यानी कि यूं कहें कि फिर भाभी के इन्फ्लुएंस में आके आपने जो है वो ये सारा ट्रिप, उसके जो मामलात थे वो थोड़े थोड़े चेंज किए। देखिए मैंने यहाँ से फारिग हुआ लाहौर वाले मामले से, तो टिकट्स मैंने करवाई नहीं थी। तो उसी दिन अच्छा ये छोड़े, ये बताएं कहाँ घूमे आप। मैं बस नथिया गली गया हूँ। अच्छा, बस और बस गए। लाहौर से नथिया गली के रास्ते में जितने शहर आए बस नथिया गली। एक स्टे किया मैंने इस्लामाबाद में, उसके बाद 2 स्टे किए मैंने नथिया गली में। मतलब सीधा बोले ना भाई मैं घूम फिर के आया।
अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से। बिल्कुल बिल्कुल बर्फ सुकून क्या से। है -4 -3 में। ओहो, फिर कराची वापस जब आप आए तो आपको कैसा लगा? वापस आपने कहा आ गया वापस कराची में? नहीं, एक बात बता दूं मैं, कराची की एक खास बात यह है कि आप 2 से 3 दिन 4 दिन बाहर गुजार सकते हैं और चौथा दिन या 5वां दिन आपको फिर एक कराची की याद आ जाती है। हाँ, आपको सुकून नहीं आता कि इतना साफ सुथरा माहौल हमें यहाँ मिल रहा है, इतना सुकून, लाइट नहीं जा रही, गैस भी प्रॉपर आ रही है, हवाएं ताजी ताजी हैं, ये कैसे पॉसिबल है? वापस कराची चलो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारा होम टाउन है जैसा भी है। हाँ भैया, हमारा होम टाउन कराची कराची और आज भी कराची है, जो बात है मानने वाली। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, लेकिन मेराज भाई एक चीज चले, आप मेराज भाई यहाँ बैठे ना, तो मेराज भाई अयाज भाई भी बैठे हैं। अयाज भाई शायद पता नहीं, आई डोंट नो इससे एग्री करें या नहीं करें। अयाज भाई अभी रिसेंट जो ट्रेवल किया हमने लाहौर का, लाहौर शहर जिस तरह से बनाया हुआ है, कचरा मुझे ढूंढने से नहीं मिला, पुलिस वॉज टू मच एक्टिव, यानी मुझे वहां पर ये सुनने को मिला कि लाहौर में जो क्राइम रेट है वो बहुत कम है। इनफैक्ट जब हम लोग शॉप्स के ऊपर ऐसे जा रहे थे या आ रहे थे तो मुझे वो, मैं तो ज़ाहिर है कराची से, तो मुझे तो डर लग रहा था, तो मैंने बैग में मोबाइल रखा, तो वहाँ मुझे जो उनके ड्राइवर थे उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल डरे नहीं, यहाँ पर अगर आपके साथ कोई स्नैचिंग का अव्वल तो कोई वाकया ही नहीं होना, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो डॉल्फिन फोर्स जो है ना वो इतनी एक्टिव है कि आप यकीन करें कि आपका फ़ोन आपको वापस मिल जाएगा। तो मेराज भाई हमारी जो पुलिस है, कराची की पुलिस है, ये क्या कर रही है? अयाज भाई आप इस पे पहले कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे, जरा बात करें मुझे राज भाई जैसे, लेकिन मुझे लाहौर में बहुत मज़ा आता है। हाँ। मेरा दिल करता है, मेरा अगर वहाँ पे ब्रेड एंड बटर का काम हो जाए तो मैं पहली फुर्सत में लाहौर चला जाऊँ। मेरी तो फीलिंग्स ऐसी हैं कि मैं वहाँ लाहौर शिफ्ट हो सकता हूँ। इस्लामाबाद में भी लोग कहते हैं सबसे डेड शहर है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद भी बहुत फैसिनेट करता है। मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद भी रह सकता हूँ, लेकिन बात सारी है कि नौकरी यहाँ है, काम चीजें यहाँ, तो ये जिस जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी इंसान उस जगह रहने को प्रिफेयर करेगा। यानी मैं फौरन से रिलैक्स हो गई, मैं क्या, मेरे साथ जो और कोलीग्स थे वो भी रिलैक्स हो गए। हमने कहा मजे से घूमो फिरो, यहाँ पे तो बड़ी सिक्योरिटी है, कोई टेंशन नहीं, बल्कि बड़े मजे से मोबाइल सब बाहर निकाले हुए थे, 2-3 जो भी मोबाइल है हमने सब बाहर निकाले हुए थे। कराची पुलिस क्यों नहीं सीख लेती या कुछ वहां से कुछ टिप्स ले लें? देखिए भाई, कराची का मसला यह है और देरीना मसला है कि यहाँ की पुलिस काम नहीं करती। अच्छा, काम नहीं करती, उसके पीछे की वजूहत बहुत सारी होंगी। सियासी दबाव होते हैं, दीगर मामला होते हैं। अच्छा, पंजाब में जो है ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट वर्किंग में है, सही है, ठीक है, लेकिन नामालूम दबाव और नामालूम वजूहत की बिना पर कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुसलसल जानबूझकर इतना डिले कर दिया गया है और डिले किया जा रहा है कि इससे न जाने किन लोगों के मफादात वाबस्ता हैं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ भी लाहौर की तरह, इस्लामाबाद की तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लग जाएं, आपने देखा होगा आपको ज्यादा पुलिस नजर नहीं आई होगी रोडों पे। नहीं, वो लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, कैमराज इस्तेमाल करते हैं, इसकी फुटेज जारी होती है, पता होता है कि इस स्टॉप पर अगर वारदात होगी तो अगले स्टॉप वाले को पता होता है, कैमरे से देख रहे हैं, वहां नाका लगा के बंदे को पकड़ लेते हैं। इनफैक्ट वो जो वहां पर कहते हैं ना, सिग्नल भी नहीं आप तोड़ सकते, अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो आपके ऑफिस में चालान आ जाएगा और आपकी सैलरी से पैसे कटेंगे। कराची वालों, और पता क्या है आपको, पता है अगर आपके चालान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है रकम, तो वो गाड़ी फिर वहीं बॉन्ड कर लेते हैं गाड़ी रोड पे। उनको पता, जैसी गाड़ी पे उनको पता है कि आज इस गाड़ी के ऊपर 25 से 30 हजार के चालान हो चुके हैं, ऐसे ही है, और वो गाड़ी बंद कर देंगे रोड पे ही पकड़ के सॉरी पहले आप ये चालान के पैसे पूरे भरें तो आपकी गाड़ी छुटेगी। ये भी लाहौर में होता है। और अगर आपकी बेगम और कोई आपकी वाइफ आपकी गाड़ी चलाती है तो घर के ऊपर पोस्टल आपके पास चालान आ जाता है, तो फिर आपको गाड़ी के नंबर से वो जिसके नाम होगी उसके लिए घर पे या उसके ऑफिस में चालान पहुंच जाएगा। और ये सब किस वजह से कि वहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग में है। कराची में अगर ये आज हो जाता है या आइंदा आने वाले चंद माह में या साल में हो जाता है, तो उसके बाद आप क्राइम रेशो देखेंगे यहाँ पर भी कमी आएगी उसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सब मजबूरी है। वही ना अयाज भाई, हम लोग जब वहाँ पर जा रहे थे तो एक जो बंदा था ना वो बाइक के ऊपर था और कोई इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, थोड़ा थोड़ा फॉग भी था, मतलब थोड़ा नहीं शायद बहुत ज्यादा ही फॉग होगा। तो हम लोगों ने, मतलब क्योंकि हम कराची से थे, तो हम लोगों ने, वो जो ड्राइवर हमारे साथ थे, हमने उनसे पूछा कि ये चले जाए ना आगे, यहाँ तो बिल्कुल कोई है ही नहीं सर, सन्नाटा है, कोई गाड़ी नहीं है आसपास। तो उन्होंने कहा ये यहाँ जितनी भी धुंध हो, एक साइकिल भी आसपास हो या नहीं हो, ये अपने सिग्नल के अकॉर्डिंगली ही जब ग्रीन होगा तो ही जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, मेरे दिल में फौरन आया कि कराची अगर ये होता तो भाई इधर उधर देखा निकलो आपको। अच्छा, मतलब एक और वजह पता है क्या, ये कितनी सेंसिबिलिटी वाली बात है कि आप कोई भी नहीं है चारों तरफ, लेकिन आप खड़े हुए हैं कि ग्रीन होगा देन आई विल गो। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये भी देखें, सब बोलते ये हैं कि मिनी पाकिस्तान,
सबसे बड़ी वजह इस शहर के साथ अलमिया जो है ना, वो जो मिनी पाकिस्तान है, अगर मिनी पाकिस्तान है तो आप ओन करना भी सीखे ना इस शहर को। इस शहर के लोकलाइजेशन तो है ही नहीं, पुलिस यहाँ की लोकल है नहीं। अब आप जब ये वाला चीज आप वहां पे भी तो थोड़ा चेक करें ना कि वहां की पुलिस लोकल है या वहां पे लोगों का जो माइग्रेशन है दूसरे पूरे मुल्क से, लाहौर इस्लामाबाद में इतनी नहीं है, लेकिन वहां पे सरकारी लोगों की है। इस्लामाबाद में सही। जो भी है वो सरकारी जॉब करते हैं। लाहौर में आ जाए, जैसे माइग्रेशन कराची के अंदर है या आबादी जितनी बड़ी कराची की है, इस तरह लाहौर में नहीं है। तो एक सबसे अहम वजह जो है वो सियासी दबाव जो ये कह रहे हैं मिराज भाई, तो इसकी दूसरी अहम वजह ये है कि ये मिनी पाकिस्तान है, इसको ओन नहीं करती वो लोग जो दूसरे शहर से यहाँ माइग्रेट करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे हमने पहले भी कहा कि शहर का क्राइम रेट मुकामी लोगों से ज्यादा है। यहाँ पे जो हमने बताया कि अफगान बस्ती, अफगानियों का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो क्राइम के अंदर सबसे बड़ा जो किरदार अदा कर रहा है। उसके अलावा फिर जो दूसरे इलाकों से यहाँ पे जैसे कच्चे के डाकू यहाँ के वारदात करना शुरू हो चुके हैं। ये हमारे सामने वारदातें आई हैं। वो आसिफ बिलवानी वाला केस जो है, जो बैंक में आके कच्चे के डाकू उनको बाहर लूट के गए, मार के चले गए। ये भी एक हैरत की बात है भाई, कच्चे के डाकू पक्के कराची के शहर में आके वारदातें कर रहे हैं और कराची पुलिस जो है वो पक्के इलाके की पुलिस जो है वो कच्चे के डाकुओं के आगे पता ही नहीं है, पुलिस को पता ही नहीं ना इस बात का। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर कराची में कोई एंटर हो रहा है, मतलब वो ट्रेन से आए, बस से आए या बाई प्लेन आए, ठीक है, किसी न किसी रास्ते से तो आएगा, गाड़ी के रास्ते आएगा, कच्चे में आए। लाहौर में जगह जगह चेक पॉइंट्स थे और वो आपको चेक कर रहे थे कि मैं अपनी दोस्त के साथ ही, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा ये जो अंदरून लाहौर वाला इशू है ना, ये भी यहाँ पे भी चेक पॉइंट हैं। एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर आप जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर तो वहां पर भी चेक पॉइंट्स हैं। मैं तो बहुत हैरान हुई, यहाँ से तो आप सीवीयू चले जाएं, आपको दो चेक पॉइंट, कोई आपको पूछेगा ही नहीं। आप कैंटोनमेंट के अंदर जाएं तो वहाँ की चेकिंग कैसी, आप वहाँ से गुजर हुआ? कहाँ से? लाहौर में जो कैंटोनमेंट के एरियाज हैं उसके अंदर अगर आप गुजरे तो वहाँ उनकी आर्मी की चेकिंग बहुत सख्त है लाहौर के अंदर। कैंटोनमेंट एरिया से सिर्फ आपने गुजरना है तो वो आपको रोक के पूछते हैं भाई किधर, कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से तो अगर आप सीवीयू चले जाएं और सीवीयू से भी और आगे चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हमारे उल्टा निजाम है। आपने देखा होगा, बारहा सोशल मीडिया पर पोस्टें भी डली हुई होती हैं। ये वाहिद कराची में ऐसा होता है कि लोग पुलिस वालों से लड़ रहे हों। आप पंजाब में किसी तो पुलिस अपना मयार बेहतर करे ना मेराज भाई, तो पुलिस अपना मयार भी तो पुलिस को देख के तो डर लगना शुरू हो जाता है। यकीन करें, पुलिस को देख के बंदा कहता है लो भाई ये तो ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई है। भाई मतलब सबसे पहले ये करना होगा कि अपने जो दरमियान में मौजूद काली भीड़ें हैं उनके खिलाफ ऐसा ऑपरेशन करना होगा जो सिर्फ दिखावे का ना हो। ठीक है ना, उनको नौकरियों से बर्खास्त किया जाए, तब जाके कुछ मामला बेहतर होंगे। फिर थोड़ा सा सियासी दबाव खत्म हो तो और पुलिस को पूरे इख्तियारात दे दिए जाएं कि जी अब आप आज़ाद हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। और सबसे बड़ा जो मामला कराची का इस वक्त सेफ सिटी प्रोजेक्ट का है, वो अगर यहाँ पर वर्किंग में आ जाता है तो ये बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और पुलिस को भी जाहिर सी बात है अपने अंदर जो है खुद एहतसाबी जो अमल है उसको बढ़ाना होगा। और जो मुलविस लोग हैं जो शहरियों को लूट रहे हैं, जिनकी वजह से आवाम में और पुलिस में दूरियां पैदा हो रही हैं, बल्कि नफरतें जन्म ले रही हैं, उस चीज़ को इनको कंट्रोल करना होगा, तब जाके कहीं कराची के हालात बेहतर होंगे। एक चीज़ और होनी चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे देना जब तक बंद नहीं होंगे, पुलिस जब वो आपकी अपनी ट्रांसफर और अपनी पोस्टिंग के लिए पैसे दे रहा है पुलिस अफसर, तो यकीनन उसकी आगे पीछे उसमें माइंडसेट ये है कमाने के लिए आया है। ये सबसे अहम चीज है कि एक लोकलाइजेशन, यहाँ की लोकल पुलिस होना, और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो ये पैसे दिए जाते हैं और जो पुलिस वाले लोगों के प्रेशर में आके, सियासी दबाव हो, चाहे मीडिया का दबाव हो, चाहे दूसरी चीजों का दबाव हो, उसमें आके जो ये ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है और पैसे लिए जाते हैं, ये खत्म होना जरूरी है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पे डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वसीम इफ्तिखार, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखें, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। फल फरोशों की मुनाफाखोरी के आगे शहरी बेबस, मनमाने दामों पर खरीदारी मुश्किल हो गई। शहरी मनमाने दामों फल खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं 2 वक्त तो क्या, अब महीने में 1 मर्तबा बच्चों को फल खिलाना मुश्किल हो गया है। प्राइस कंट्रोल के इदारों की कार्रवाइयाँ बेअसर होती हैं। कार्रवाइयों के चंद घंटों बाद ही
मनमानी कीमतें मुकर्रर हो जाती हैं। नहीं खिला सकते, मगर मजबूरी है, कभी कभी लेना पड़ता है। मगर वो भी क्या करें, सब्जी वाले फ्रूट वाले भी, महंगाई इतनी है, वो भी अगर पेट अपना पालेंगे, महंगाई तो बहुत है। जहाँ ये 100 रुपए किलो पहले होता था, अभी 200 रुपए किलो है अमरूद। मगर मैं कभी कभी आदमी क्या करें, दिल करता है कि बच्चों को भी थोड़ा करें, मगर महंगाई बहुत है। फल फरोश महंगाई का मलबा सब्जी मंडी के ताजरों पर डालने लगे, जिनका कहना है कि सब्जी मंडी से ही फल महंगा मिलता है। हम तो चंद रुपए मुनाफा रखकर फल बेचते हैं। मंडी भी भाईजान फ्रूट महंगा मिलता है, अब हम क्या करें। हम तो 50-100 रुपए वाले कमाने वाले, हमारे किलो में 20-30 नहीं मिलेंगे तो बेकार है हमारे लिए कमाना भाईजान। पर बच्चों को पेट पालना होता है भाईजान, ऐसे क्या करें। इतनी महंगाई है, ग्राहक भी हमारे से शिकायत करते हैं कि महंगा क्यों आ रहा है। जब पीछे वाले महंगा दे रहे तो हम भी महंगा बेचेंगे भैया। केला सरकारी कीमत 125 के बजाय 150 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी फी डब्बा 345 के बरअक्स 350 रुपए में बेचा जा रहा है और कीनू दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 135 के बजाय 600 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चलिए जी, कल चीनी की कीमतों के बारे में बात हो रही थी। अभी एक एक दिन ना रोजाना सबकी कीमतों के बारे में बात करेंगे कि अब क्या क्या महंगा हो गया, क्योंकि रमजान की आमद है। अयाज भाई, फल की कीमतें आसमानों से बातें करना शुरू हो गई। देखें आप कीनू, हाँ, अब फ्रूट चाट की चीजों की बात करते हैं। हाँ, आप जो फ्रूट चाट आपका दस्तरखान पे चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल चाहिए। रमजान आ रहे हैं, आपने तो हर नेमत खानी है। हाँ बिल्कुल, हमें खानी है। बिल्कुल हर नेमत सबको चाहिए। अब फ्रूट चाट का सब देखे मेन किरदार किस चीज का है फ्रूट चाट में? अमरूद। हाँ, अमरूद के बगैर वो खरबूजा सही, और फिर केला सही है। सेब मिल जाए तो डालते हैं लोग, क्योंकि उसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। हाँ। और उसके साथ फिर आपको सीजनल फ्रूट के साथ होता है, तो जो थोड़े पैसे वाले हैं तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी की आपने टॉपिंग भी हो जाए थोड़ी सी, और दीगर क्रीम वाली ज्यादा बहुत ज्यादा आप और तो खा सकती है। हमारे जैसे जो है वो खा सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हर दफा हम जब बैठे होते तो यूं हाथ छुपा के जो बैठ रहे होते हैं तो वो क्रीम हमें नजर आ रही है। तो क्रीम वाली चाट जो है ना, तो लोग तो वैसे हो। तो अब देखें, अमरूद जो 100 रुपए था वो कहाँ पहुंच गया? 200 रुपए। अभी रमजान में 15 से 17-18 दिन बाकी हैं। सही। अब आ गया जहाँ केले की बात कर रहे थे हम, वो केला आहिस्ता वो हालांकि सीजनल हुआ है अभी केला, बिल्कुल अब थोड़े दिन पीछे चले गए तो भरमार थी केला, को पूछने वाला नहीं था। अब ये सब चीजें आहिस्ता अब ये मुनाफाखोरी जो है, पता नहीं कौन, ईमान इन लोगों के कैसे हैं, कौन से लोग हैं जो ये जो माशरे में रोजा भी रखे हुए होंगे, जो सामान बेच रहे हैं वो रोजा भी रखे हुए होंगे और फिर भी वो मुनाफाखोरी कर रहे होंगे। तो मुझे नहीं समझ आता ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। मुझे भी नहीं समझ में आता। मिराज भाई, आपको कुछ समझ आ रहा है तो बता दें, क्योंकि आप हो सकता है आप इस बारे में बता दें कि ये मुनाफाखोरी, रमजान की आमद के साथ ही कीमतें बढ़ा देना, मतलब जो चीज आपके लिए पूरा साल इम्पोर्टेंट नहीं है ना, रमजान में वो आपके लिए इतनी महंगी करके उसको इतना इम्पोर्टेंट बना देंगे कि वो बंदा कहेगा ये तो पूरा साल मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, अब इतनी महंगी हो गई। एक चीज और आपको बताऊं, कल आप लोग शायद ध्यान से छूट गई ये बात कि इस वक्त दालें सबसे कम तरीन सतह पे आई हैं, सस्ती हो चुकी हैं। हमने कल ही ये बात रखी कि कल जो हमारे पास रेट आए उसको संभाल लेते हैं, आगे 15 दिनों के अंदर चाहे उसमें काला चना जो है 350 रुपए के ऊपर आ चुका है। सही। और जो बेसन और ये तमाम चीजें और दालें इस वक्त 500 रुपए से तजावुज कोई भी नहीं। जहाँ मूंग की दाल 500-550 रुपए किलो पे चली गई थी, वो 336 रुपए होलसेल पे आ चुकी, उसकी रिटेल 400। चलें, दालें सबसे कम है। अब हम ये नोटिस करते रहेंगे कि दालें, अब आप एक के बाद एक, मैंने आज आपके पास ये बात कर दी, अब आप ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल। अब नेक्स्ट टाइम पे जो है ना, नेक्स्ट चीजों के बारे में बात, तो रमजान तक हमारी सारी ग्रोसरी हो जानी है। मेरा में ये मुनाफाखोर और मुनाफिकत, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, और बीच का रास्ता जिसको मुफाहमत कहते हैं ना, वो एक्चुअल मुनाफिकत होता है। अच्छा, ठीक है ना? सही है। पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि नहीं तो जो दीगर मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन भी हो जाए ना, कोई होता है, और ऐसा होता है, क्रैकडाउन आपके लिए और मसला है, क्रैकडाउन आपके लिए मसला है, क्योंकि जिसमें वो जुर्माने भर के वो भी आपसे पैसे लेगा, वो आपसे पैसे लेगा दूसरे दिन वो पैसे और बढ़ा के बेचेगा। तो दूसरे हम देखते हैं दीगर मज़ाहिब में उनके जो इवेंट्स आते हैं, हम देख रहे होते हैं कि वहाँ सेलें लग जाती हैं, उन सेलों से हम भी फायदे उठा रहे होते हैं। ब्लैक फ्राइडे, ठीक है ना? हाँ, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ब्लैक फ्राइडे। अच्छा, हमारे यहाँ रमजान अल मुबारक कितना एहतराम वाला महीना, बरकतों वाला महीना, इसके लिए जो तैयारी, और सोशल मीडिया पे ऐसे हाजी साहब जो है वो चीजें डाल रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप चांद रात होगी रमजान की, उससे 3 दिन पहले केला गायब,
अमरूद चलिए जी, गायब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे ही रमजान की आमद शुरू होती है तो हर वो चीज़ महंगी हो जाती है, बल्कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट भी नहीं होती ना वो भी महंगी हो जाएगी। आप कहेंगे ये तो पूरा साल मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये भी महंगी होगी। खैर, हमारे साथ मौजूद है अयाज भाई और मेराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जाने से पहले जो है, ये एक बड़े क्यूट से बच्चे हैं और हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट सादिया हैं उनके हैं ये भांजे, और इनका नाम है मोहम्मद हमाद और इनकी है बर्थडे। हमाद, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मोर टू कम। वेलकम बैक। तो जनाब, अभी जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इससे एग्री करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो भी आपके थॉट्स हों आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट। बात कर रहे हैं ए लेवल्स, ओ लेवल्स वर्सेस मैट्रिक स्कूल सिस्टम, और वो भी सिंध बोर्ड का। तो इसमें क्या फ़र्क है, और सिंध बोर्ड से पास हुआ बच्चा जिसने मैट्रिक किया हो वो क्या करे, ए लेवल्स ओ लेवल्स किया हुआ जो स्टूडेंट है वो क्या करे, किसका स्कोप कहाँ पर है, ये जानने के लिए आज हमें हमारे बहुत ज़बरदस्त जो गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और उनसे इसके ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं उसमें टोस्ट मास्टर हैं अगस्तिन जी, और ये जो हैं डेफिनेटली डिवीज़न डायरेक्टर भी रहे हैं और इनकी स्पेशलिटी है कि खुद भी MBA हैं। उनके साथ हाजरा मैम मौजूद हैं जो कि ज़ेबिस से हैं। इसके अलावा जो हैं जबीन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और स्कूल प्रिंसिपल भी हैं। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आप लोग शो पर आए और आज जो है ना वो हम बड़ी ज़बरदस्त बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो बात है वो इस तरह से है कि ये बात ऐसी है कि घर में भी जो लोग बैठे होते हैं ना उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी अगर 2 बहन भाई हैं तो एक बहन या भाई उसको फोर्स करेंगे कि नहीं आपने ना ये करना है कि आप मैट्रिक कर लें, नहीं ए लेवल्स कर लो, भाई क्यों स्टैंडर्ड ज़्यादा मेंटेन होगा, नहीं मैट्रिक में क्या फ़ायदा, मुल्क से बाहर चांस नहीं है। आपसे स्टार्ट करूँगी हाजरा मैम, ये क्या है, ये थ्योरी क्या है, क्यों इतना लोग 8th क्लास के बाद जो है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इवन आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, मतलब अगर मुझे थोड़ा सा ये वाला यो कैलिबर बनाना है तो मैं ओ या ए लेवल्स कर लूं, बट ये है क्या? असल में मसला ये है कि ये हमारा एक माइंडसेट भी बन चुका है, हाँ। एक हमारा एक सिंबल भी बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल भी कह लें आप, भी बन चुका है। बट जो बेसिक बात है बात ये है कि हमारा करिकुलम, जो मैट्रिक बोर्ड का करिकुलम है और ए लेवल का जो करिकुलम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर हम आज से 30 साल पुरानी बात भी ले लें तो उस वक्त भी वही टेक्स्ट बुक्स थी जो आज भी पढ़ाई जा रही हैं, जबकि ओ लेवल और ए लेवल का करिकुलम एवरी ईयर चेंज होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द न्यू टीचिंग। जो कुछ भी हमारी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है वो हमको चाहते हैं कि हम ज्वाइन हो सकें वर्ल्ड के साथ। सही। मगर मैट्रिक और इंटर बोर्ड जो है वो इस चीज़ पे आई थिंक फोकस नहीं करता। ऑल्दो ये बात नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मैट्रिक और इंटर किए हुए बच्चे आज बाहर बहुत कामयाब नहीं है या पाकिस्तान में कामयाब हैं वो, मगर मसला ये है कि उनके जो मेंटल कैलिबर है उसमें डिफरेंस होता है डेफिनेटली, बट इवेंचुअली जब वो प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं तो वो चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता सीख लेते हैं। सही। मगर डेफिनेटली डिफरेंस तो है, लेकिन क्या ये डिफरेंस इतना डिफरेंस है कि ये आपके प्रोफेशनल करियर के ऊपर असरअंदाज हो? अगर ऐसा है तो फिर तो आपको सोचना चाहिए कि आप फिर मैट्रिक कर लें या फिर ए लेवल्स कर लें। अगस्तिन सर, क्या आप इस बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अगर तो ये एटमॉस्फेरिक डिफरेंस है, जस्ट लाइक कि भाई अगर कोई उर्दू में बात कर रहा है और कोई बहुत ठीक ठाक डाडी इंग्लिश में बात कर रहा है और ऐसे इंग्लिश में बात कर रहा है कि जी डिफ़िकल्ट इंग्लिश है और रिसेप्शन बड़ा ज़बरदस्त ले रहे हैं, तो चले ये डिफरेंस भी बंदा जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है कि चले कोई नहीं, स्किल्स तो उसकी बेहतर होंगी ना, या स्किल्स दोनों की बेहतर होंगी। क्या वाकई ए लेवल्स, ओ लेवल्स और सिंपल मैट्रिक सिस्टम का इतना ह्यूज डिफरेंस है कि वो लोगों के करियर के ऊपर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर इम्पैक्टफुल है, या ये सिर्फ लोगों का परसेप्शन है कि आप जो भी पढ़ें, आप मैट्रिक करें अच्छे से करें, आप ए लेवल्स पढ़ें अच्छे से पढ़ें, करियर आपका ब्राइट है? ज़रा थोड़ा सा ये आज समझा दें हमें। थैंक यू वेरी मच। मैं मैम हाजरा से एग्री करता हूँ कि जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि आप कौन सा मेथोडोलॉजी पढ़ाना चाह रहे हैं। स्टडी केस मेथड करेंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे। छोटे बच्चे को जब तक आप ये नहीं बोले ए फॉर एप्पल, सेब दिखाए नहीं, उसको पता नहीं चलेगा। तो जो बाबा साइकोलॉजी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी, जैसे कि सिगमंड फ्राइड, उसने कहा मैन इज प्रोडक्ट ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। अगर आपकी ये दो चीज़ें सही होंगी तो देन डिग्री डज नॉट मैटर। हम सिंध के लिए थोड़ा सा हमारे
कहानी होती है। सिंध वो तहजीब है जो कि 5000 साल कबल मसीह स्टैब्लिश हुई थी, ठीक, और उन्होंने दुनिया में वो काम किए जो कि मुख्तलिफ लोग नहीं कर सके। तो इट डज नॉट मैटर आइदर यू आर इन ए और आइदर यू आर इन मैट्रिक। अच्छा, डिपेंड करता है आपको इन्वायरमेंट और जीन्स क्या मिले। हाँ, अगर आपकी इन्वायरमेंट अच्छी है, सही, अभी जैसे मैडम ने कहा कि उनकी चेंज हो जाए, ए लेवल्स में आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। हाँ, आपके सामने बुक्स पढ़ी हो हाँ, और उनका पहला क्राइटेरिया ये है कि उनको पढ़ाने के लिए एमएससी से कम डिग्री नहीं चाहिए। सही, ब्रिटिश काउंसिल से वो सर्टिफाइड होना चाहिए टीचर, वो अदारा सर्टिफाइड। तो दिस इज हाउ दे रूल द वर्ल्ड। हमें भी उन्होंने रूल किया। हाँ। तो वी आर इन द प्रिमिटिव स्टेजेस। सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल इसलिए अग्री करूंगी कि हम अपने कल्चर में या हम अपने दीन में ही अगर देखें कि जिस तरह से हमें बताया गया है कि भाई आपके एटिकेट्स क्या हैं, आपने किस तरीके से तहजीब के दायरे में रहकर अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, तो ट्रस्ट मी, अगर आप अपने दीन के ऊपर गौर करें, अपने कल्चर पे गौर करें, और फिर अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर वो जो पर्सनल ग्रूमिंग या पर्सनालिटी मेंटेन करने के जो सेशंस होते हैं ना, वो सुने, तो शायद आपको ये बड़ा थ्रिलिंग लगेगा। जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ कि उसमें वो उसी तरह बता रहे हैं कि जब व्हेन यू सॉ लेडी या व्हेन यू सी लेडी, तो आप अपनी नज़रें झुका लें और आप बड़े एहतराम से खड़े हों, आप ख़वातीन का एहतराम करें, आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए अपने अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएँ, आप धीमे लहजे में बात करें। और मेरे ख्याल में ये उन तमाम लोगों को समझ में आ गया होगा जो इस खूबसूरत दीन का हिस्सा हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग बचपन से आपके दीन में ही हुई हुई है, जो कि लाखों करोड़ों रुपए दे के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाई जा रही है। सो सर की बात से आई टोटली अग्री कि ये आपकी तरबियत और आपका जो कल्चर सिस्टम है ये उससे बड़ा जो है वो अटैच्ड है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़बान कौन सी है, आप किस ज़बान में बात कर रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं या व्हाटएवर, लेकिन आपके एथिक्स और आपकी जो एक कहना चाहिए ना कि आपका जो अंदाज है, वे ऑफ टॉकिंग है, वो वही होना चाहिए जो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज है, ये स्टैंड करता है, वो प्रिंसिपल स्टैंड करता है। जी सर। मेरे टीचर्स ने मेरे जहन में हाँ, ये बात नक्श कर दी हाँ, कि जापानीज ने तरक्की जापानीज बोल के की, हाँ, सही, चाइनीज ने चाइनीज बोल के की, सही, और हमारे हालात बरतानिया हाँ, और अमेरिका जब वो प्रिमिटिव स्टेजेस में था उनसे कहीं बेहतर हैं, हाँ, कहीं बेहतर है। सही, दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस सतार ईदी, दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस डॉक्टर फिजिक्स के जो जिनको पीएचडी मिला, डॉक्टर अब्दुल सलाम, और जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी सर्न लैब्स, जिसमें के 57 मुल्कों के लोग गॉड्स पार्टिकल्स, पाकिस्तान उसका एसोसिएट मेंबर है। वो कैसे बने? यही मैट्रिक करके, यही इंटर कर। सही, हाँ। तो जब तक आप अपना मेंटल ब्लॉकेज सही नहीं करेंगे हाँ, कि वी आर द ग्रेट नेशन, हाँ, और अगर आप प्रोविंस वाइज चले तो पंजाब की मिसाल ले लें जो उसमें बिल्कुल बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में, जबरदस्त है। बल्कि लोग जो सिंध के जो स्टूडेंट है बहुत सारे वो ये कहते हैं भाई काश हम फेडरल सिस्टम के पढ़े होते, हमें ज्यादा चीजें क्योंकि वहां पर जो फेडरल सिस्टम है ना उसमें न सिर्फ आपको अच्छी एजुकेशन दी जाती है, बल्कि अगर एक पिक्चर आपकी बुक पे बनी हुई है तो वो आपको उसका प्रैक्टिकल भी करवा देंगे, उसको एलिब्रेट भी कर देंगे। लेकिन अगर आप सिंध से पढ़ रहे हैं और एक पिक्चर एक बुक है तो वो आपको जल्दी जल्दी वर्के पलटाएंगे और शायद आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक आप बस शायद रट्टा ही मार रहे होंगे या आप कह रहे होंगे हाँ भी पहला चैप्टर इनका था, दूसरा इनका था, दैट इज इट। अंदर क्या है जरूरत ही कोई नहीं है देखने की, लेट्स सी, हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते ना सर। जी, तो रिलीजियस स्टडीज पे भी रब्बुल आलमीन है, राइट, फॉर ऑल द नेशंस, ऑल द रिलीजन। जी जी जी। तो मैं क्योंकि कैथलिक हूँ, तो जो एजुकेशन सिस्टम में मिनॉरिटीज ने काम किया है, सिर्फ एजुकेशन नहीं दी, जी जी, इंटरफेथ हार्मनी, हाँ, टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, बिल्कुल, हाँ, और बिल्कुल। आज भी जैसे मैं आपको अपने सूबे की मिसाल दूं, जी जी, मुराद अली शाह, हाँ, ही इज अ ग्रेजुएटेड, इज पास आउट फ्रॉम द सेंट पैट्रिक, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वहां पे उसने सिर्फ तालीम नहीं ली, इंटरफेथ हार्मनी भी ली, हाँ, और मेंटल ब्लॉकेज जब तक आप ये दूर नहीं करेंगे। जिस इदारे में भी सर कहते हैं ना ऑर्गेनाइज एटमॉस्फेयर हो, प्रिंसिपल्स हो, रूल्स हो, वो ज़रूर उसके स्टूडेंट तरक्की करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा स्केड्यूल है, ये हमारे टाइमिंग्स हैं, इस तरह से हमने जो है ना वो रहना है, इस तरीके से हमने बिहेव करना है। एटीट्यूड बहुत काउंट करता है। जमीन मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल है आपका और प्रिंसिपल हैं आप वहाँ की।
क्या लगता है आपको कि आप फ्रेंच में अपने बच्चे को तालीम दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, या उर्दू में दे रहे हो, करा रहे हो, या ओ लेवल्स करा रहे हो, या फिर आप हमारे जो खूबसूरत निज़ाम है मैट्रिक बोर्ड का, सिंध बोर्ड का, तो वहाँ से एजुकेशन दे रहे हो, क्या तीनों में डिफरेंस है? और सजेस्ट क्या करेंगी, क्योंकि आप खुद प्रिंसिपल हैं तो आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे, मैम हम ओ लेवल करें या हम फिर मैट्रिक सिस्टम में जाएं? आपने आज सच बताना है, आप क्या एडवाइस करती हैं अपने स्टूडेंट्स को? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो आपने मतलब मुझे बिल्कुल मुश्किल में डाल दिया कि मैं क्या एडवाइस करूं। अभी आपने वापस भी जाना है स्कूल। एग्जैक्टली, ये सारा का सारा देखिए डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये एक तबकाती निज़ाम बन गया है ना, सही। तो तबकाती निज़ाम में हमने जो है ना इसको क्लास डिवाइड कर दिया और उसको हमने एक अपर क्लास से बिल्कुल बिलोंग कर दिया। सही। लेकिन ये सारा फाइनेंस का भी चक्कर है। दो चीज़ें हैं इसमें। एजुकेशन सिस्टम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम हम दे रहे हैं, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन में जो हमने एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, वो सारा का सारा ही कॉन्सेप्शनल ही है। हम उसको 8 तक तो वैसे ही अच्छी तरह सारे स्कूल्स लेवल पे जब लेके चल रहे होते हैं तो उसी लेवल को ऑलमोस्ट मीट कर रहे होते हैं, जो कि इंटरनेशनल हमारा लेवल है, उसको हम मीट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब हम बोर्ड को चॉइसेस के हमारे पास बारी आती है तो हमारे पास बहुत सारे बोर्ड हैं पाकिस्तान में जो कि मैट्रिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर आगा खान बोर्ड भी है, ये हमारा फेडरल बोर्ड भी है, और डिफरेंट बोर्ड्स हैं, कराची बोर्ड और सिंध बोर्ड की, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। अब जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं तो देखिए ये गवर्नमेंटल लेवल है यहाँ पर जो मैट्रिक बोर्ड का है। गवर्नमेंट को यहाँ पर इस चीज पे जो है एक्शन लेना होगा कि हमने जो पैरामीटर सेट किए हुए हैं एग्जामिनेशन लेने के या पेपर मेकिंग के, वो हमें अपने दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो पढ़ के आ रहा है तो वो कोई बिल्कुल ही ऐसा पढ़ के आ रहा है कि लो लेवल पे है, वो उसको उन पैरामीटर्स को या उस लेवल को मीट नहीं कर सकता जो ए लेवल्स ओ लेवल्स के बच्चे मीट कर रहे हैं। बल्कि आप देखें 10% भी एक दौर में कोविड से पहले 10% जो थे स्टूडेंट्स जो थे वो ओ लेवल्स की तरफ जाते थे, क्योंकि ये एक बहुत बिग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, हर पेरेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आपके 90% जो थे वो मैट्रिक की तरफ ही जाते थे। इसके बाद अब कोविड के बाद जो कि हमारे यहाँ थोड़े से हालात बेहतर नहीं रहे लोगों के फाइनेंशियल, 8% रह गए। वो 8% जाते हैं स्टूडेंट हमारे जो कि जाते हैं ओ लेवल्स की तरफ। ये शायद फाइनेंशियल जो है ना प्रॉब्लम से ज़्यादा, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज़्यादा ना अब समझ में ये आ गया कि भाई अगर ए या ओ लेवल्स करेंगे, एक तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, दूसरा फिर उसमें ये है कि पाकिस्तान में शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक भी हो सकती हूँ, स्टैट्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में शायद इतना स्कोप नहीं है। ए या ओ लेवल्स जो करते हैं वो इसी मकसद के लिए करते हैं कि भाई वी विल गो अब्रॉड और फिर हम वहाँ पे जाके जॉब करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? जो मेरा परसेप्शन है, जैसे कि आपने कहा भाई आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक हमारे यहाँ गलत फहमी है कि जी यहाँ कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, देखिए वो तो उसको वो इक्विवेलेंट ही कंसीडर करते हैं ना। टेक्निकल बोर्ड का जैसे 3 इयर्स का या 2 इयर्स का कुछ भी वो जो डिग्री एक प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट उसके जो सब्जेक्ट्स उसके अकॉर्डिंगली उसको इंटरमीडिएट ही इक्विवेलेंट कंसीडर किया जाता है। इसको भी आपके जो है वो इंटरमीडिएट ही कंसीडर करते हैं, मैट्रिक कंसीडर करते हैं लेवल्स को, और इसके बाद आपने सेम यूनिवर्सिटीज में ही आपको एडमिशंस मिल जाते हैं जिस सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई कर लेकिन फिर भी ओ लेवल्स या ए लेवल्स वाले हमेशा आपको नजर आएगा कि साल के आखिर में कुछ ना कुछ उनकी शिकायतें होती हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं और कुछ ना कुछ उनकी जानिब से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा होता है कि जो दूसरे एजुकेशन सिस्टम के थे, यानी आप सिंध बोर्ड के जो सिस्टम के लोग थे, शायद पहले उनको प्रेफर किया गया। ये सारा कुछ बेसिकली क्या है? ये एमई कोई परसेप्शन बना हुआ है या क्या? थोड़ा सा ये बेसिकली एक परसेप्शन ही है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर तो देखें ऐसा कोई रूल नहीं है, ना कोई कोटा सिस्टम है कि भाई इस सिस्टम को जो है हम जो है वो एडमिशन नहीं देंगे। सही। लेकिन मे बी के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कुछ अपने उनके होते हैं रूल्स रेगुलेशन कि उन्होंने कोई पैरामीटर सेट किए हुए हों कि जी हम ओ लेवल्स को लेवल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे देंगे या मैट्रिक सिस्टम को कम देंगे, इंटरमीडिएट बोर्ड को कम देंगे। मे बी वो उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया। लेकिन बाकी गवर्नमेंटल लेवल पे कहीं भी कोई ऐसा पैरामीटर उन्होंने सेट नहीं किया। जो क्वालिफिकेशन आपकी उसके कैलिबर की है उसको वही कंसीडर किया जाता है। इसके बाद एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं जो आप या आपकी परसेंटेजेस होती हैं उसमें आप फॉल करते हैं, आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है। तो ये हमारे अपने मिसकॉन्सेप्शंस हैं बेसिकली। सही, ये मिसकंसेप्शन है। अच्छा हाजरा मैम, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुद ज़ेबिस्ट में होती हैं, और ज़ेबिस्ट में जब आप होती हैं तो डेफिनेटली फिर आप बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस या स्कूल से आए लोगों से, स्टूडेंट्स से मिलती हैं, बात करती हैं, जो डेफिनेटली आपको कोई फ़र्क तो फील होता होगा कि अच्छा ठीक है ये सिंपल एजुकेशन सिस्टम से आया है और ये है ओ लेवल्स या ए लेवल, मतलब व्हाट इज़ ऑल अबाउट, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें
डेफिनेटली डिफरेंस तो है, लेकिन एक बच्चा जो मैट्रिक सेक्शन से करके आ रहा है उसके कैलिबर में और ए लेवल और ओ लेवल के बच्चे में डिफरेंस तो होता है, मगर हम ये नहीं कह सकते, हम इस पैरामीटर को नहीं देख सकते कि उसका मेंटल कैलिबर कैसा है। हमें ये देखना है कि बच्चा ग्रास्प कितना अच्छा कर रहा है, वो परफॉर्म कितना अच्छा कर रहा है। समटाइम्स ए लेवल का बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मे बी वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं मैट्रिक से बेहतर हूँ, मगर मैट्रिक वाला उससे 100 टाइम्स बेटर परफॉर्म करता है। तो ये नहीं कह सकते कि हम ओ लेवल वाला अच्छा, मैडम ने भी बोला कि हम जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि वो मैट्रिक सेक्शन से आ रहा है या ओ लेवल ए लेवल से, डिपेंड करता है उसके टेस्ट के ग्रेड्स के ऊपर, उसकी स्किल्स क्या है, उसका टैलेंट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। आज आप देखें दुनिया में हजारों लोग हैं, पाकिस्तानी यहाँ से हजारों जाते हैं जो मैट्रिक करके जाते हैं बाहर और बहुत कामयाब हैं प्रोफेशंस में। हम अपने आप को देख लें, हम सब मैट्रिक सेक्शन से ही पढ़ के निकले हैं। सही, हम लोगों ने ए लेवल और मुझे बड़ा प्राउड है कि मैंने ओ या ए लेवल्स नहीं किया। इसलिए नहीं कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कि टैलेंट होता है ना आप में, तो फिर आप अपना कॉन्सेप्ट अपनी बुक से भी चीजों का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। इवन आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के भी आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं इफ यू हैव अ विल। तो अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आपके अंदर एक क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपके अंदर एक टैलेंट है, पैशन है एक तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जाके अपने करियर में पहुंच जाएंगे। सही, तो आप सब में से किसी ने ए या ओ लेवल्स किया हुआ है? किसी ने भी नहीं किया हुआ। बिल्कुल। तो जनाब यहाँ आ गया ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ 4 कामयाब तरीन लोग बैठे हुए हैं जो कि इसी मैट्रिक सिस्टम से निकले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ए या ओ लेवल्स की यहाँ कोई बुराइयां चल रही हैं या कोई मुकाबला हो रहा है, नहीं। बताने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि जी हमने तो खाली मैट्रिक सिस्टम किया है और ए लेवल्स वाला तो जाहिर सी बात है थोड़ा आगे होगा, ऐसा नहीं है। स्किल्स आपकी अपनी होती हैं, आप कहीं भी पढ़ें। इनफैक्ट अगर आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं और एक बच्चा यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और फिर उसके बाद उसकी स्किल मैच होती है और यहाँ कराची यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट है उसकी स्किल ज़्यादा होती हैं, तो लोग उसी को प्रेफर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की, मैट्रिक सिस्टम की, स्किल्स की। बाहर जाएं, पाकिस्तान में रुकें, कमाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा सिस्टम जो है एजुकेशन का वो अडॉप्ट किया जाए, क्या सिस्टम जो है वो ए लेवल्स या ओ लेवल्स वाला अच्छा है, इनके स्टूडेंट ज़्यादा रिफाइन होते हैं या फिर इनके स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, या मैट्रिक वाले बस ऐसे ही रट्टा वट्टा मार के पास हो जाते हैं। ये सारा कुछ है क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अच्छा सर, आपसे स्टार्ट करूँगी। जिस तरह से अभी हम अपनी मिसालें दे रहे थे कि भाई हम लोग तो सिंपल एजुकेशन सिस्टम से ही हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ए लेवल्स में आपने जो है वो एक आप एग्जाम्पल दे रहे थे अली मोइन की, तो वो थोड़ा सा बताएं कि वो भी तो उनके बाद, बल्कि आई मस्ट से कि अली मोइन के बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो ओ या ए लेवल्स की तरफ गए और उन्होंने ये सोचा कि नहीं ये तो इसमें बड़ा स्कोप है, ये सारा कुछ है। कितनी बाकी मेहनत करनी पड़ती है ए लेवल्स में अपने आप को मनवाने के लिए, और मैट्रिक में आपका A1 ग्रेड आ गया, आपने अच्छे से पढ़ लिया, वो काफ़ी है, या आप थोड़ा सा जो हार्डवर्क का पैरामीटर है ना, ये भी ज़रा डिफरेंस बताएं क्या है। जो अमेरिका के एक सदर थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने एक बहुत बड़ी फिलॉसफी दी लोगों को कि अगर आपको पता हो आपकी तारीख क्या है, आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है, तो आप अपनी मंजिल का तयन आसान कर सकते हैं। सही। तो मैं जो कॉन्सेप्ट सीखा मैंने वो ये सीखा कि अली मोइन नवाजिश जिसने 23 ए लिए इन एक साल, तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से था, फर्स्ट, इंटर, सेकंड, वो हमारे एजुकेशन, हमारे उस्तादों ने उसको यहाँ तक पहुँचाया। तो व्हाइल वी आर फीलिंग अवर सेल्फ लो, वो एक डिस्टर्ब बच्चा था, उसकी अगर आप स्टोरी जाके पढ़े तो उसकी टीचर ने जब फील किया कि इसकी शर्ट टक्ड इन नहीं होती, डिसऑर्गेनाइज्ड है, जैसे मैम आजरा ने कहा, इट इज ऑल मैटर हाउ टीचर्स गिव अटेंशन टू द किड। तो जब उस बच्चे पे अटेंशन दी गई, तो जिस तरह हमारा डॉक्टर बनता है उस पे गवर्नमेंट के पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं और बाद में सिंपल टेस्ट लेके बाहर के ममालिक के लोग ले जाते हैं। इसी तरह हमारा कसीर सरमाया जो है अरबों में, वो पाउंड्स में कन्वर्ट होकर बाहर चला जाता है। मगर हम ये भूल रहे हैं कि उसका रॉ मटेरियल कौन है। यही हमारे ओ लेवल के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, हमारे स्कूल से, सिंध के स्कूलों से, पंजाब के स्कूलों से, कोयटा के। तो फिर हम कैसे इन्फीरियर हुए? सही, हम तो सुपीरियर बिकॉज वी आर गिविंग देम रॉ मटेरियल। राइट। बस क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो कंक्लूजन आप लोगों ने देना है, कंक्लूड कर दीजिए इस इशू को ना सारे, कि भाई करना क्या चाहिए एक्चुअली।
करना ये चाहिए कि हमें अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, हमें ये चाहिए कि हम अपने जो हमारे मैट्रिक के और इंटर के जो भी करिकुलम है इनको अपग्रेड किया जाए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में क्या रिकग्नाइज्ड है, क्या जाना जा रहा है, क्या पहचाना जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चे को और ए लेवल कराकर ही बेहतर सिटीजन बनाएं, बेहतर कामयाब करियर में। बट हमें चाहिए कि हम अपने करिकुलम पे, और इस चीज़ के लिए आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इस पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अपने घर में स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी स्किल पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ये किसी कोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो बहुत शुक्रिया। हाजरा मैम हमारे साथ मौजूद थी और ऑगस्टिन सर हमारे साथ मौजूद थे और जो है जबीन हमारे साथ मौजूद थी, स्कूल प्रिंसिपल, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही, हेल्दी डिस्कशन रही। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा शो में। या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ करेंगे बातें छोटे बच्चों की, बॉर्न बेबीज़ की, कि इनके जो इश्यूज़ होते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएँ, वो भी झटपट। अब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो चलिए जनाब, हमारा जो दूसरा सेगमेंट है उसको शुरू करते हैं और इसमें आज हम बात करेंगे बॉर्न बेबीज़ और उनकी केयर के हवाले से, कि जो बॉर्न बेबीज़ होते हैं ऑब्वियसली वो बोल तो सकते नहीं हैं, तो उनकी केयर कैसी जाए और कैसे की जाए। और फिर उसमें ये होता है ना कि किसी बच्चे को पेट में दर्द है तो उसका इंस्टेंट कोई हल नहीं समझ में आ रहा होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि छोटे बच्चों की केयर कैसी की जाए। बहुत सारी जो मदर्स हैं उनको ये भी नहीं मालूम होता कि भाई मालिश वगैरह कैसे की जाए। फिर ये होता है कि जी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं या उल्टी हो रही है, 5-6 बड़े ऐसे मसले होते हैं जिनका फौरी हल या फिर फौरी तौर पर इंस्टेंट उनकी केयर कैसे की जाए, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ शो पर मौजूद हैं शाह भाई और हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, शाह भाई बड़े पिंक से बन के आए हुए हैं आप, खैर है? अरे तो अपनी बेटी के अपने बहन के यहाँ मिलने आया हूँ ना। हाँ बिल्कुल, तैयार होकर आना पड़ता है। तैयार, मेरे शो पे तो तैयार होकर ही आना पड़ता है। और हुमैरा जो है वो, मतलब मुझे शाह भाई कह रहे थे कि ड्रेस कोड का कुछ था, लेकिन हुमैरा आज गोल्डन टोटली डिफरेंट हुमैरा इज टोटली डिफरेंट, यू नो, नो मैच एट ऑल। अच्छा जी, कुछ बात करते हैं हुमैरा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनके बड़े सारे इश्यूज होते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़ा परेशान हो रहे होते हैं कि भाई इन बच्चों को कैसे केयर की जाए। अब किसी छोटे बच्चे को, पैदाइशी बच्चे को या उससे थोड़े बड़े बच्चे को भी जो बोल नहीं सकता, उसको मालिश करनी है या उसकी केयर करनी है, उसको किस तरीके से उसकी मालिश की जाए, क्या टाइमिंग्स हो, किस तरह उसकी केयर की जाए? देखो, सबसे पहले तो मालिश हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जहन में यही आता है कि ऑयल से मालिश करनी है। जब छोटे बच्चों की, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों की जब मालिश की थी तो मैंने कभी ऑयल यूज नहीं किया था इतने छोटे बच्चों पर। सही। अगर करना है तो जैतून का, सिर्फ ठंड में वो भी जैतून का तेल अगर यूज करना है तो उसमें जाफरान मिला के कीजिए। और वैसे भी मैंने हमेशा बेसन, बलाई और जाफरान, ये 3 चीजें मिला के हमेशा मालिश की है। इससे बच्चे का रंग भी खुलता है, प्लस बॉडी पे अगर कोई रुआं है, बाल है, वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। सही। और मालिश का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चा चाकू चौबंद रहे, उसको जो है इसका नींद बहुत अच्छी आए और उसकी बीमारियां भी दूर हों। ऑब्वियसली कभी बच्चे की हंसली उतर जाती है, जैसे यहाँ से कहते हैं हम कि हाथ से पकड़ लिया तो ये चीज उतर गई हड्डी, तो उसके लिए भी हल्के हाथ से मसाज करें। बच्चों का मसाज जो होता है बहुत हल्के हाथ से होता है और वो लगता है बड़ा के टाइट कर रहे हैं लेकिन हल्के हाथ से कर रहे हो। तो कभी अगर मौका मिला, मैं भी जैसे शो पे कह रही थी कि मुझे कोई गुड्डा मिल जाता तो मैं उस पर करके दिखाती हूँ कि मसाज होता किस तरह है। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के लोशन इस्तेमाल कर लें और वो साथ साथ रंग भी गोरा हो जाएगा तो बच्चे की मालिश भी हो जाएगी। वो एक तो टाइमिंग्स भी बताएं और किस तरह करनी चाहिए, मतलब दिन में 1 दफा करनी चाहिए, 2 दिन में करनी चाहिए, या क्या इसका? दिन में 1 दफा कीजिए। मैं देखें सर्दियों में जैसे बताती हूँ कि एक तो धूप ना लगाएं मसाज के बाद, क्योंकि उससे रंग काला होगा। ठीक है ना, मसाज के बाद, क्योंकि क्रीम या ऑब्वियसली ऑयली कोई भी चीज उस बच्चे की या किसी बड़े की भी स्किन पे होती है तो उसको किसी भी चीज को लगा के आप धूप में ना जाएं। सही। आपने बच्चे को मसाज करना है, सीधा किसी कोई आप मैट ले लीजिए, आपने इसको लिटा के हल्के हाथ से सीधा पहले सीधा रख के आपने स्टार्ट करना है शोल्डर से, जैसे अपवर्ड, और सिर्फ हल्का मसाज करते जाएं, पैरों तक आ जाएं, फिर एक पैर उठा के हल्का इस तरह आपने हल्के हाथ से मसाज करना। खासतौर पे जितने ज्वाइंट्स होते हैं ना बच्चे के, वहां आपने मसाज किस तरह करना, तो ये जो थम्स होते हैं ना, ये आपने हल्के हाथ से ऐसे मूवमेंट में करना होता है।
पूरा इस तरह आप हल्के हाथ से मसाज करें और इस तरह आपने हाथों को और पैरों को मसाज करना है। इसी तरह आपने बैक पे बच्चे को उल्टा लिटा दिया और इसी तरह आपने बैक का मसाज भी करना है, बहुत हल्के हाथ से। कभी देखा होगा कि एक हाथ और एक पैर को बच्चे को इस तरह लेके ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं ताकि इसके ज्वाइंट मजबूत हों। ये बढ़ती एज होती है ना, तो इसमें आप जितना मसाज जितनी एज तक करोगे, बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, आप देखो उसको नींद बहुत अच्छी आएगी बच्चे को रात को सोते हुए। तो मसाज करके आधा 1 घंटा उसको रिलैक्स दीजिए। फिर उसके बाद आप जैसे अगर ठंड है तो गर्म पानी का शावर दीजिए। वैसे भी बच्चे को हल्का गर्म पानी से ही शावर देना चाहिए। सही। अच्छा जी, शाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शाह भाई, ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें यूजुअली ये होता है कि ये बच्चे, आपको पता नहीं होता कि अनयूजुअल वो रो रहे हैं। अब वो जो पेरेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, गैस की शिकायत है या क्या कोई और क्या इशू है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये गैस होता है या पेट का दर्द होता है या फिर उनको जो उल्टी कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ। ये ज़रा बताएं कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए अगर किसी बच्चे को गैस की शिकायत है तो क्या करें फिर पेरेंट्स? देखें बेटा, एक चीज़ मैं बताऊं कि अभी जिस तरीके से डॉक्टर मेरा ने बताया कि मसाज जिस तरीके से करें, हल्के हाथ से करें, बिल्कुल ऐसे ही करें। अगर आपके पास कोई जगह नहीं है, बाज़ घर होते हैं ना ऐसे कि कच्चे मकान होते हैं या कोई ऐसी जगह होती है, तो अपने पाँव को ऐसा करें, बच्चे को इस पे लेटाएं। अच्छा, ठीक है। फिर आप उसकी फिजियोथेरेपी करें। अच्छा, ऐसे पाँव पे हाथ रख के थोड़ा ऐसे ऐसे करें ताकि बच्चे का पाँव ऐसे ऐसे होता जाए। सही। तो फिर उसके बाद जब बच्चा 6 महीने प्लस हो जाता है तो फिर इसे कोशिश कीजिए अपने पाँव पे खड़ा करने की, आस्ते आस्ते। सही। ठीक है, इस तरह बच्चा एक्टिव रहेगा, आपका एक्टिव रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि आपने कहा कि पेट में दर्द हो जाता है। आप कभी भी याद रखिए, फीडिंग मदर जो होती हैं, माएँ बच्चों को फीड बेहतर तरीके से करवाएं। बाज होती हैं खुद भी सो रही है, बच्चा भी सो रहा है, फीड मुंह में, उसमें जानलेवा खतरा भी हो जाता है, सांस भी बंद हो जाता है। तो हमेशा बच्चे का सर ऊपर करके अपने गोद में ऐसे बिठा के सर ऊपर करके फीड दें उसे, ताकि मैदे में दूध जाए उसके। अच्छा। अब मैदे में नहीं जाता, आप सोते हुए दे रहे होते हैं, वो सारा छाती पे आता है, सीने पे आ जाता है और उससे बलगम, खांसी, रेशा, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये है कि फीड कराने के बाद वैसे ही छोड़ देते हैं। कभी ऐसा ना करें, थोड़ा कंधे पे डाल के उसको ढिकार लेकर आए, हजम हो जाएगी। और फिर भी अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो फिर माँ को चाहिए कि सख्त चीज़ें कम खाया करें, जैसे बैंगन, बड़ा गोश्त, पराठा, बहुत सारा चावल, दालें, ये चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, चिकन, ये चीज़ें खाया करें। सही। एक ये चीज़। दूसरा, अब अचानक बच्चा रो रहा है, अब बच्चे के रोने की 2 वजूहत होती है। या तो उसके कान में दर्द है, अच्छा, या तो वो सोया हुआ है, फीड करा रहे हैं आप, वो कान की तरफ चला जाता है, इसमें कान में दर्द होता है, या पेट में दर्द होता है। सही। ठीक है। बच्चे की इनपुट आउटपुट दोनों चेक किया करें कि उसने कितनी ग़िज़ा खाई है और कितना उसने स्टूल पास किया। सही। एक दूसरा ये है कि जब पेट में दर्द हो रहा हो, आप किसी भी तौलिए को, किसी चीज़ को इस्त्री से गर्म करें, उसके पेट पे टकोर दें। अच्छा। हाँ, मैं कहा 5-7 मिनट टकोर देना होता है, फौरी गैस पास हो जाती है या डकार आ जाती है और पेट का दर्द खत्म हो जाता है। सही। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अदरवाइज दवाओं का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। और जो पिट्स के डॉक्टर्स हैं उनसे आप अपना राब्ता जरूर रखिए। बच्चों की जो वैक्सीनेशन है, जो उनके हिफाजती टीके हैं, वो वक्त पे लगाइए। अच्छा, जो गैस की शाबाई शिकायत होती है छोटे बच्चों में, उसके लिए फिर क्या करें? देखिए, वैसे तो पुदीना और इलायची, लेकिन वो तो बहुत बॉर्न बेबीज है ना, ठीक है ना, आप वो पानी में उबाल के उसका 1 चम्मच दे सकते हैं। लेकिन मैंने पहले लफ्ज यूज किया, पिट्स के डॉक्टर से मशवरा जारी रखें। ठीक है। बच्चे की माँ को चाहिए कि वो सख्त चीजें ना खाए। दूसरा ये है कि बच्चे को तौलिए से इस्त्री गर्म करके आप पेट पे टकोर दें, फौरी तौर पे वो सही हो जाता है, पेट का दर्द खत्म हो जाता है फौरी तौर पे। अच्छा, एक और भी चीज है, बच्चे को फीड कराने के बाद जैसे कंधे पे डालते हैं ना, ढकार लाते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे उल्टा भी लिटा दिया करें, पाँव मारते ना बच्चा, उससे भी क्लियर हो जाता है ये। सही। अच्छा, हुमैरा हमारे साथ है। हुमैरा, बच्चे तकड़े भी हो जाएंगे। अच्छा, सही। हुमैरा हमारे साथ हैं। हुमैरा, ये बताएं कि ये एक बड़ा आम ना अभी कॉन्सेप्ट भी चला हुआ है और सोशल मीडिया पर आप देखेंगी कि 10,000 किस्म के टोटके आए हुए होते हैं। बच्चे की रंगत को गोरा करें, बच्चे को आप कैसे गोरा कर सकते हैं, बॉर्न बेबी अगर काला है तो फिर उसको कैसे गोरा किया जा सकता है, सांवली रंगत को गोरी रंगत में बदलें, इससे मसाज करें, दूध और रुई में लेके मसाज करें। जरा आज इस बारे में बात करें, बता दें कि भाई ये है क्या। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई ये जरा बताएं कि ये क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट। अच्छा, किसी ने एक टोटका बताया कि भैंस का दूध पिलाएं तो बच्चा गोरा होगा। अच्छा। तो फिर मुझे हंसी ये आई कि भैंस का अपना बच्चा जो काला होता है
ये तो मजाक की बात है, ये सब कहने की बातें होती है। देखिए जो आपको हेरिडिटी में मिला है ना, रंग हो गया, जैसी भी चीजें, वो आप कुछ नहीं बदल सकते। अल्लाह ताला ने जो कुदरती दे दिया, हाँ एक से दो टोन बच्चे की, जैसे मैंने कहा कि बेसन, आप जैसे अब बच्चे का नॉर्मल छोटा बच्चा जो होता है उसका मसाज करने के लिए 1 चम्मच बेसन लीजिए, उसके अंदर मलाई इतनी कि वो पेस्ट बन जाए, और थोड़ा सा जाफरान, नहीं है तो हल्दी डाल दीजिए उसके अंदर, अच्छा थोड़ा सा डाल के मसाज बना के उसको अच्छी तरह पेस्ट बना के उसने आपने लगाना है। लगाने के ही दौरान वो ड्राई होता चला जाएगा। अब ड्राई होगा तो बाल भी अपवर्ड पोजीशन में निकालना शुरू कर दीजिए। चेहरे पे खासतौर पे बच्चों के बाल ज्यादा होते हैं, वो निकालना शुरू कीजिए, मसाज कीजिए। अभी जैसे आपने कहा कि बच्चे के पेट में दर्द होता है, तो पेट के दर्द के लिए बेहतरीन ये है, क्योंकि बच्चा का जो ग़िज़ा होती है जब डाइजेस्ट नहीं होती है तो ये गैस्ट्रिक करता है और दर्द होता है। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि जो बेली बटन नाफ होती है उसमें आपने कोई भी ऑयल, आप जैतून का ऑयल ले रहे हैं या बलाई ले रहे हैं इवन, उसके अंदर आपने हींग को ऐड करना है। हींग जो खानों में भी डलती है, थोड़ी सी चुटकी 2 चुटकी हींग मिला के आप नाफ पे उसके लगाइए और थोड़ा सा नाफ पे वो ड्रॉप लगा भी दीजिए और हल्का मसाज कीजिए। आपके बच्चे का पेट का दर्द गायब हो जाएगा इससे। गैस्ट्रिक और दूसरा बच्चों को रेशा बहुत होता है, इसके लिए सुहागा एक जड़ी बूटी आती है। सुहागा आप चुटकी दूध में या किसी चीज में भी लेके हल्का सा डिसॉल्व करके बच्चे को पिला दें, जितना भी उसका कफ है वो निकल के बाहर आ जाएगा और सही हो जाएगा, या तो स्टूल पास कर जाएगा या बाहर आ जाएगा। सही। शाह भाई आप बताएं इसका हल। बता दूं, सुहागा इस्तेमाल करने से पहले याद रखिएगा उसको पहले तवे पे रख के खील कर लें, अच्छा, फिर उसके बाद इसे उतार के ठंडा करके फिर पाउडर बना के 1 चुटकी शहद में मिला के दी जाती है सुहागा। ये हाँ, इसका खास एहतियात कीजिए वरना मुंह में छाले पड़ जाते हैं बच्चों की, सही, अगर सही। कच्चा ही दिया जाए। और वो चुटकी 1 चुटकी बस। हाँ, और एक चीज और बताऊंगा कि जिस तरीके से आप कह रही है ना कि काले बच्चे गोरे बच्चे, हाँ ये भाई हमें बड़े मैसेजेस भी आते हैं और सोशल मीडिया भरा हुआ है इस चीज से ना कि जी 2 मिनट में जो है ना वो इलाज और सांवले कलर का इलाज और बच्चे की रंगत गोरी और ये मैंने कहा शाह भाई और हुमैरा जब आएंगे तो फिर पूछेंगे कि भाई ये कौन से इलाज चल रहे भाई जरा बताएं। काला गोरा कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है, इंसान खूबसूरत बनता है देखने वाले की नजर से बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि बच्चे ग्रोथिंग एज में होते हैं, कभी ये काले नजर आएंगे, कभी गोरे नजर आएंगे, कभी पतले नजर आएंगे, कभी मोटे नजर आएंगे, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, कद निकाल रहे होते हैं। ये 10-12 साल तक ये चलता है। सही है, वो तो ज़ाहिर है ग्रोइंग किड्स होते हैं, हाँ, उनका तो कोई, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई उसको क्रीमें लगाने की जरूरत नहीं है, वरना सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। अच्छा, जी हाँ, मुख्तलिफ क्रीमें हैं, टैल्कम पाउडर्स ये जो डालते हैं, ये बच्चे को सांस लेने में फिर प्रॉब्लम करते हैं और अस्थमा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए, ये बच्चे ग्रोथिंग एज में होते हैं, आपको मुख्तलिफ शक्लें बदलते हुए नजर आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो जब अब थोड़ा सा अगर बात करें ना, थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं, जो बोलने वाले भी बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, यूजुअली बहुत ज़्यादा एज़मा होता है, यानी कि वो सांस की बीमारी भी हो जाती है उनमें, या फिर कोई कहीं बाहर गए हैं, डस्ट लग गई या फूल वगैरह या बाग वगैरह इस तरह से गए, तो वो जो एलर्जीज होती हैं उनको डिफरेंट, उसके लिए क्या किया जाए फिर? देखो, हमेशा मैं ये कहती हूँ बच्चों को अट्रैक्शन चाहिए होती है टॉफीज की या किसी भी चीज की, तो आप कोशिश करें कि गुड़ की टॉफी बना के रखिए। जब तक आप जैसे गुड़ पत्त हम बनाते हैं ना, तो वो टॉफी टाइप की हो जाती है, हार्ड होके। टॉफी बना के रखिए ताकि बच्चा लेते। गुड़ एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे जिसको भी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो खाएगा तो वो आपकी एलर्जी को खत्म करेगा, डिटॉक्स कर देगा। तो कोशिश करें आप गुड़ बच्चे को खिलाइए और ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज। गुड़ की टॉफी जस्ट लाइक, मतलब वो गुड़ पत्त जो हम गुड़ को मेल्ट करके और फिर हार्ड शेप में ले आते हैं, उसके अंदर चाहे तो आप, अगर बच्चा नट्स खाता है तो नट्स डाल दें, नहीं खाता तो ना डालें, उसमें तिल डाल दीजिए। अच्छा। सफेद तिल जो होते हैं वो पता भी नहीं चलते हैं, तो वो आप बना के बच्चों को दीजिए ताकि बच्चा खाता भी रहेगा, चूसता भी रहेगा टॉफी की तरह, और वो डिटॉक्स भी कर जाएगा और नुकसान भी नहीं है उसका कुछ खाने से। छोटी सी एक टॉफी उसको डेली दीजिए। और जो है, अभी हम जो बात कर रहे थे कि बच्चों की के ग़िज़ा के लिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को देखकर कहते हैं कि अरे तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं खा रहा, इसका तो वजन देखो कैसा हो रहा है। बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, एक्टिव है, तो छोड़ दीजिए उसको, जब भूख लगेगी जरूर खाएगा वो खाना कुछ भी। सही। चलें, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम सबा, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, थैंक यू। हमारी बहन आई है, क्या नाम है, हुमैरा और शाह नबी भाई, दोनों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं बच्चों के बारे में पूछी थी, ये जब ये बता रहे थे नज़ला खांसी का,
तो इसके बारे में एक बार रिपीट करते हैं। और जिससे शाह नजीर भाई के ARY पे आए थे, तो ये जो दर्द वगैरह होता है घुटनों का, अगर हम इसे दवा मंगवाएं तो ये ऑनलाइन हमें भेज सकते हैं। भिजवा दें। चलें जी, ठीक है। अच्छा शाह भाई, आप कंट्रोल रूम से मेरा नंबर ले लीजिए। हाँ, शाह भाई का नंबर आपको मिल जाएगा तो वो आपको भिजवा देंगे। नज़ला खांसी का पूछ रही है कि एक दफ़ा फिर से आप बताएं कि हमारे पिछले शो पे भी आपने बताया था कि नज़ला खांसी के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अब जाती हुई सर्दी है शाह भाई, लेकिन ये तंग तो करेगी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इसमें सीना भी चकड़ रहा है, खांसी बलगम भी है। तो ऐसी सूरत में आपने बांसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते 1-1 चाय वाली चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। सिर्फ 3 दिन पीना, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही। अच्छा उमेर, आप कंटिन्यू करें। अभी आप जो बात कर रही थी कि भाई बच्चा एक्टिव है लेकिन फिर भी लोगों को फिक्र पड़ी हुई है कि भाई ये खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, जरा ये वाली थ्योरी जरा क्लियर करें। बिल्कुल, बच्चा देखें, जब हमें ऐसा लगता है कि बच्चा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, लेकिन वो जितना भागता दौड़ता है ना, खेलता, इस एज के बच्चे जो होते हैं वो हर वक्त भाग रहे होते हैं सारा दिन। मैं कहती हूँ कि सारी रात भी हो जाएगी ना, जब तक बच्चे को आप जबरदस्ती नहीं सुलाओगे वो सोता भी नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप उसकी एक्टिविटी बढ़ाएं। सबसे बड़ी एक्टिविटी में जितना रहेगा, और खाने में उसको जो उसको पसंद है, फ्राइज घर में बनाइए, बाहर की चीजों से मैं कहती हूँ कि परहेज करिए। बच्चों को फास्ट फूड इस एज में बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि अगर बच्चा उसका आदी हो गया, चाहे वो कोलाज हो, ड्रिंक हो या फास्ट फूड हो, तो बच्चे की सेहत तो वहीं से बर्बाद होना शुरू हो गई। बल्कि स्टार्ट जब हो जाता है, जब हम लोग ये जो प्रिपेयर्ड जो डब्बों वाली चीजें लाके बच्चों को देना शुरू, मीट है, फ्रोजन तो छोड़ें, जब बच्चा 4 माह का होता है, 6 माह का होता है, जब हम उसे जो खाना जो दलिया वगैरह देना शुरू कर देते हैं, वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि देखिए प्रिजर्वेटिव केमिकल्स जिस चीज में होगा वो आपकी ग्रोइंग एज को तबाह बर्बाद कर देगा। सही। अच्छा शाह भाई, एक और जल्दी से दीजिएगा सवाल का जवाब। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना, जिनको रात में बुखार फील हो रहा होता है या फिर पूरा दिन वो ठीक रहते हैं लेकिन लेथार्जिक हो जाते हैं वो शाम के टाइम पर, ये क्या होता है इशू बच्चों के अंदर? देखिए, बाज़ बच्चों का सर गर्म हो रहा होता है, बाज़ बच्चों की बॉडी हीट कर रही होती है। देखिए याद रखिएगा, उन बच्चों के होते हैं जिनके वालिदैन में अस्थमा की या कोई साइनसाइटिस की प्रॉब्लम होगी, तो इन बच्चों को भी बलगम की शिकायत होती है। तो ये बच्चे मौसम के हिसाब से अपनी तबीयत चेंज करते रहते हैं, इनको मुख्तलिफ एलर्जीज अटैक करती रहती हैं। तो इसलिए मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि अपने चाहे जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पिट्स के डॉक्टर्स हैं, उससे चेकअप करवाते रहा करें। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद एज नीड आप करवाते रहा करें, ताकि उनके मैनर्स भी चेक होते जाएं और बच्चों की परवरिश में भी आसानी होती जाए। सही। और सोते वक्त भी जो सांस लेने का इशू होता है कि कंजेशन हो रही होती है, वो सारा कुछ उसके लिए, इसलिए मैंने कहा कि फीड कराने का तरीका चेंज करें अपना। एक दूसरा ये है कि कोई सा भी आप जिस तरीके से, ये थोड़े से बड़े बच्चों के बारे में बात करें, जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, जिन्हें सांस लेने में मसला हो रहा है, कंजेशन फील हो रही होती है, नज़ला, खांसी, बलगम, सोने से पहले यूजुअली ज्यादा फील हो रहा होता है। बिल्कुल, एक बीज मिलेंगे बारतंग के नाम से। अच्छा, बारतंग, इसका कहवा बना लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम सुबह 1 टाइम शाम दें। अच्छा। ये बच्चों को आप दे सकते हैं, सेफ चीज है। ये हमारे घरानों में भी यूज होती है, गांव देहातों में भी ज्यादा यूज होती है। इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। सही। अच्छा जी, हुमैरा कंक्लूड कर दें कि किस तरह से जब बॉर्न बेबी जो है उसकी केयर इनिशियली करनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी। बिल्कुल, देखिए अमलतास एक जड़ी बूटी मिलती है आपको, स्टिक्स की फॉर्म में होती है। अमलतास को आप पानी में पका के रख लीजिए, बच्चों के रेशे के लिए भी बहुत अच्छा है। ये खांसी, नज़ला, जुकाम, इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आपने 1 चम्मच उसका पाउडर बना के रख लीजिए, आधा चम्मच डाल के पानी में, जैसे 1 से 1.5 कप पानी ले लीजिए और उसमें पका के रख लीजिए। बच्चे को सिर्फ बूंद बूंद देना है वो आपने, हाँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, बूंद बूंद यानी कि कुछ ड्रॉप्स दे दीजिए, 2 से 3 ड्रॉप्स पैदाइशी बच्चे के। इसलिए इससे होता है पेट साफ। पेट साफ बच्चे का रहेगा तो ना गैस्ट्रिक होगी, ना बच्चा रोएगा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी बच्चे को। चेस्ट भी क्लियर मौसम के हिसाब से बचाने के लिए जो हवा लग रही है ना, ठंड बढ़ रही है, एक लकड़ी आती है कायफल के नाम से, कायफल, जी हाँ, उसको फिर सुराख करके उसमें धागा डाल के आप गले में डाल दें, तो ये ठंड से महफूज रहेगा। ये हमारे घराने में भी बच्चों के गले में डालते हैं। अच्छा, कायफल की लकड़ी, हाँ, वो बिल्कुल सीने को जाम होने से, बलगम, रेशा, खांसी, जकड़ने से रोकती है और ठंड भी नहीं लगेगी, बच्चे। चले जी, बड़ी जबरदस्त जो है वो आज इतनी सारी टिप्स जो है हमारे शो पे शाह भाई ने और हुमैरा ने हमारे साथ में शेयर की। बहुत शुक्रिया, आप लोग शो पर आए। अच्छा जनाब, आज के शो का टाइम हुआ है एंड अब। आज का शो आपको कैसा लगा, इसकी जो फीडबैक है वो आप हमारी सोशल साइट पर जरूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कल की शो का इंतजार कीजिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।